बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की लेक्चर नंबर 19 को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप दोस्तों से शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर आपको लाइक KST लर्निंग की कोई भी वीडियो या यूट्यूब पूरी कंप्लीट यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो अगर ब्लर आ रही है, मतलब धुंधली सी आ रही है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो वीडियो ठीक नहीं है या उस वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है। बल्कि उसका इशू ये होता है कि जब आप अपनी डिवाइस के ऊपर यूट्यूब ओपन करके कोई भी वीडियो ओपन करते हैं, तो उसमें कुछ टाइम आपकी जो क्वालिटी होती है ना आपकी साइड पे डिवाइस के ऊपर यूट्यूब की, वो लूज़ होती है। आपने उस क्वालिटी को खुद सेट करना होता है हाई के ऊपर। जब आप किसी भी वीडियो की क्वालिटी की सेटिंग में जाकर उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लेते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी वो जो ब्लरनेस है वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाती है। तो आपने देखा होगा जब आप यूट्यूब की वीडियो ओपन करते हैं, तो नीचे आपको सेटिंग का एक बटन मिलता है। आपने सेटिंग का एक ऑप्शन होता है, ठीक है? जिसके ऊपर गियर सा बना होता है। आपने उस जैसे सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो वहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलता है। यूट्यूब की वीडियो जब रन हो रही होती है, तब भी आपको नीचे वो ऑप्शन मिल रहा होता है। आपने उस ऑप्शन पे क्लिक करना है, वहाँ पे आपको एक मिलता है ऑप्शन क्वालिटी का। आपने क्वालिटी पे जाना है और अपनी जो वीडियो है उसकी क्वालिटी 720 पिक्सल या इससे ऊपर सेट कर लेनी है, ताकि आपकी जो यूट्यूब वीडियो जो आप वॉच कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दिखाई दे सके। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आई होगी, और आप नेक्स्ट टाइम जो है वो कभी भी किसी भी यूट्यूबर को कंप्लेन करने से पहले अपनी साइड पे जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज़ कर लेंगे। हाँ, अगर आपकी साइड पे क्वालिटी जो है वो आप मैक्सिमम कर लेते हो, फिर भी आपको वीडियो जो है वो धुंधली दिखाई दे रही है, इसका मतलब है फिर जिस यूट्यूबर की वो वीडियो है उसकी क्वालिटी फिर जो है वो ख़राब है। ठीक हो गया? तो चलें जी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर KST लर्निंग के थोड़े से जो है वो लेंथी होते हैं, लेकिन इस लेंथी लेक्चर्स का मकसद सिर्फ़ इतना होता है कि आप लोगों को अच्छे से जो है हर कंसेप्ट की समझ आ सके, इसलिए हम जो है लेक्चर को थोड़ा लेंथी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे लेक्चर नंबर 19 के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है जी हमारे पास डीमल्टीप्लेक्सर। दोस्तों ये जो डीमल्टीप्लेक्सर होता है, ये बिल्कुल मल्टीप्लेक्सर के ऑपोजिट काम करता है। हमने प्रीवियस लेक्चर 18 के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? मल्टीप्लेक्सर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो आपकी सीवरल इनपुट्स को एक सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करती है। सीवरल इनपुट्स यानी एक से ज़्यादा इनपुट्स होती हैं, उन एक से ज़्यादा इनपुट्स को एक सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करने करने के लिए हम जो है वो मल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल करते हैं। और इस मल्टीप्लेक्सर के बिल्कुल ऑपोजिट हमारे पास जो होती है डिवाइस, वो होती है डीमल्टीप्लेक्सर। अब ये डीमल्टीप्लेक्सर जो है वो क्या काम करता है? ये आपकी जो सिंगल आउट इनपुट होती है ना, सिंगल इनपुट, उसको सीवरल आउटपुट्स में कन्वर्ट करता है। यानी आप इसको ये समझ सकते हो कि एक सीरियल डाटा है, सिंगल इनपुट मीन सीरियल डाटा है, एक सीरीज़ के अंदर, एक लाइन के अंदर, उस सीरियल डाटा को आप पैरेलल डाटा में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए हम जो है वो डीमल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल करते हैं। जबकि मल्टीप्लेक्सर में क्या हो रहा था? मल्टीप्लेक्सर में इसके ऑपोजिट काम ये था कि आपके पास पैरेलल इनपुट्स थी, क्या थी? पैरेलल इनपुट्स थी, आप उसको एक सीरियल आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे थे। समझ आ गई बात की? तो इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि मान लो ये सेंडर है, ये आपका रिसीवर है, ठीक है? अब ये जो सेंडर हैं ये मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन दरमियान में जब डाटा सेंड होगा यहाँ पे, तो ये डाटा एक सिंगल नेटवर्क के थ्रू सेंड होगा। एक सिंगल नेटवर्क, लाइक वो नेटवर्क कोई भी हो सकता है, लाइक वो जैज़, यूफ़ोन, टेक्नर कोई भी हो सकता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो मल्टीप्लेक्सर है वो आप सेंडर साइड पे यूज़ करते हो, जिसमें आपके पास मल्टीपल यूज़र्स थे लेकिन एक सिंगल नेटवर्क था। तो उन मल्टीपल यूज़र्स का डाटा हम एक सिंगल नेटवर्क के ऊपर सेंड करने के लिए सेंडर साइड पे हम मल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही आगे चल के जब आप रिसीवर साइड पे पहुँचते हो, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे एक सिंगल नेटवर्क से डाटा फिर अगेन दोबारा मल्टीपल यूज़र को फॉरवर्ड होना होता है। तो आप ये जान लो कि जब हम रिसीवर साइड पे पहुँचेंगे, तो वहाँ पे हम डीमल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारे वो जो सिंगल नेटवर्क का जो डाटा है, आगे हमने उसको पैरेलल डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों तक। मतलब जो हमारे रिसीवर्स हैं उन तक डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये देखिए सीरियल नेटवर्क, मतलब एक सिंगल नेटवर्क के ऊपर जो सीरियल डाटा आ रहा था, उस सीरियल डाटा को आगे हम जो है पैरेलल यानी मल्टीपल यूज़र तक पहुँचाना चाहते हैं। मल्टीपल इन आउटपुट्स के ऊपर सेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अपनी जो रिसीवर साइड है नेटवर्क की, वहाँ पे हम डीमल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस कांसेप्ट की अच्छे से समझ आई होगी कि सेंडर साइड पे हम मल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स होती हैं और एक सिंगल आउटपुट होती है।
और जो हमारे पास डीमल्टीप्लेक्सर होता है इसको हम रिसीवर साइड पे इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हमारे पास एक सिंगल जो है वो इनपुट होती है और मल्टीपल जो है वो आउटपुट्स होती हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा जी, अब हम यहाँ से रीड कर लेते हैं नीचे सर ने हमें क्या लिख के दिया हुआ है, इसको हम रीड कर लेते हैं एक दफ़ा। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें ज़रा, सर बता रहे हैं कि अ मल्टीप्लेक्सर हैज़ सीवरल इनपुट्स, कि जो हमारे पास मल्टीप्लेक्सर था, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, उसमें सीवरल इनपुट्स होती हैं। इट सिलेक्ट्स वन ऑफ द इनपुट एंड रूट्स द डाटा एट द सिलेक्टेड इनपुट टू द सिंगल आउटपुट। यानी सर कह रहे हैं कि जो हमारे पास मल्टीप्लेक्सर था उसमें हमारे पास मल्टीपल यानी एक से ज़्यादा इनपुट्स होती हैं, लेकिन हम उन एक से ज़्यादा इनपुट में से कोई एक इनपुट सेलेक्ट करते हैं, कोई एक इनपुट जो है वो सिलेक्ट करते हैं और फिर उसको रूट करते हैं किसके ऊपर, उसको रूट करते हैं उसके डाटा डाटा को किसके ऊपर, एक सिंगल आउटपुट नेटवर्क के ऊपर या एक सिंगल आउटपुट लाइन के ऊपर। ठीक है, तो ये किसका काम है, मल्टीप्लेक्सर का। उसके बाद अगर हम डी मल्टीप्लेक्सर की बात करें जो कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं, तो कहते हैं जी डी मल्टीप्लेक्सर हैज़ एन ऑपोजिट फंक्शन टू दैट ऑफ द मल्टीप्लेक्सर, कि मतलब जो डी मल्टीप्लेक्सर होता है ये बिल्कुल मल्टीप्लेक्सर के ऑपोजिट काम करता है, कि जिसके अंदर हमारे पास एक सिंगल इनपुट होती है और उसको हम सीवरल आउटपुट्स में कन्वर्ट करते हैं। आगे सर बता भी रहे हैं इट हैज़ अ सिंगल इनपुट, इस डी मल्टीप्लेक्सर की बात जो है वो डी मल्टीप्लेक्सर जो है इसके पास एक सिंगल इनपुट होती है एंड सीवरल आउटपुट्स, और उसके पास मल्टीपल जो है वो आउटपुट्स होती हैं। लेकिन इसमें भी ये नहीं होता कि मतलब उस सिंगल इनपुट को आपने तमाम आउटपुट्स के ऊपर सेंड करना, नहीं। इसमें भी फिर ये होता है कि जो हमारे पास सिंगल इनपुट आ रही है ना, उसको हम सब तमाम की तमाम आउटपुट्स पे सेंड नहीं करते, बल्कि उनमें फिर हम जो एक सिंगल आउटपुट होती है ना जिसपे हमने डाटा सेंड करना होता है, उस सिंगल आउटपुट को हम सेलेक्ट करते हैं। मान लो आपके पास 10 आउटपुट थी, 10 आउटपुट यानी 10 आउटपुट मीन 10 आउटपुट लाइन है, मान लो इस तरह से 1, 2, 3, 4 ऐसे, और एक सिंगल इनपुट आ रही थी पीछे से। अब हम क्या करेंगे, इसका डी मल्टीप्लेक्सर का मतलब ये नहीं होता कि मतलब एक सिंगल इनपुट को इसने तमाम की तमाम आउटपुट पे सेंड कर देना है, नहीं। इस इसमें ये होगा कि जो भी आपके पास डाटा आ रहा था, मान लो आपके पास जो डाटा आ रहा था वो था केएच यानी खीज़र आ रहा था, ठीक है? अब इस डाटा को आपने जो है मान लो कि आउटपुट नंबर 5 पे सेंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है सिर्फ़ इस डाटा को आउटपुट जो 5 वाली लाइन होगी उसको सिलेक्ट करेंगे और ये डाटा ऑटोमैटिकली जो है आउटपुट लाइन पे फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक हो गया? तो जो बाकी आउटपुट लाइन है वो रेस्ट स्टेट में होंगी, मतलब उनके ऊपर हम डाटा फॉरवर्ड नहीं कर रहे। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा कि डी मल्टीप्लेक्सर जो होता है इसमें मल्टीपल आउटपुट्स तो होती हैं, मल्टीपल आउटपुट्स लाइन होती हैं, लेकिन उन मल्टीपल आउटपुट्स का आउटपुट लाइन का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास जो सिंगल इनपुट है उसको आपने तमाम की तमाम आउटपुट लाइन के ऊपर सेंड करना है, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि जो भी इनपुट आ रही है पीछे से उसको आप आगे मल्टीपल आउटपुट्स में से किसी एक सिंगल आउटपुट पे जो है वो फॉरवर्ड करते हो। आगे जी नेक्स्ट द डी मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट वन ऑफ द सीवरल आउटपुट। देखिए आगे वही बात आ गई जो मैंने अभी अभी आपको बता रहा था कि सर कह रहे हैं कि जो डी मल्टीप्लेक्सर होता है वो सिलेक्ट करता है वन ऑफ द सीवरल आउटपुट्स, के जितनी भी सीवरल आउटपुट्स हैं मतलब जो जितनी भी मल्टीपल आउटपुट्स हैं उनमें से किसी एक आउटपुट को डी मल्टीप्लेक्सर सिलेक्ट करता है एंड रूट्स द डाटा एट द सिंगल इनपुट टू द सिलेक्टेड आउटपुट। और फिर वो क्या करता है आगे, फिर वो जो इन सिलेक्टेड सिंगल इनपुट से डाटा आ रहा होता है उसको सिलेक्टेड आउटपुट लाइन जो होती है जिसको उसने सिलेक्ट किया होता है उस पर फॉरवर्ड कर देता है। आगे बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिखा हुआ है जो कि बहुत से लोग स्किप कर देंगे। अ डी मल्टीप्लेक्सर इज आल्सो नोन एज अ डाटा डिस्ट्रीब्यूटर। इसको हम डाटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बन सकता है कि सर पूछ सकते हैं कि बताओ जी डी मल्टीप्लेक्सर को हम दूसरा नाम उसका क्या होता है, जिसको हम डाटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कह सकते हैं। डाटा डिस्ट्रीब्यूटर मीन डाटा डिस्ट्रीब्यूट किसे कहते हैं? डाटा डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो आपके डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये देखें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट ही तो हो रहा था कि नेटवर्क के ऊपर इनपुट आ रही थी, उसको आगे आपने मल्टीपल आउटपुट लाइन थी, तो आपने उस इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट करना डिफरेंट डिफरेंट यूज़र की तरफ, मतलब पहली इनपुट मान लो यूज़र नंबर 1 के पास चली गई, दूसरी इनपुट यूज़र नंबर 2 के पास चली गई, तीसरी इनपुट यूज़र नंबर 3 के पास, फिर 4 के पास, ऐसे ही। तो यानी आप क्या कर रहे हो, एक सिंगल लाइन के ऊपर आने वाली इनपुट्स को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो डिफरेंट यूज़र्स की तरफ। इसलिए डी मल्टीप्लेक्सर को हम जो है वो डाटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो मेरी नज़र में अभी भी आया है, ये देखें, अ डी मल्टीप्लेक्सर इज़ नॉट अवेलेबल कमर्शियली। कहता है हम डी मल्टीप्लेक्सर को कमर्शियली यूज़ नहीं करते, या ये कमर्शियली बल्कि नॉट अवेलेबल मीन अवेलेबल नहीं है, दस्तयाब नहीं है कमर्शियली के लिए। ठीक है जी, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यू छोटा सा बन सकता है
कि सर आपसे पूछ सकते हैं कि डी मल्टीप्लेक्सर इज़ अवेलेबल और नॉट फॉर कमर्शियली, ठीक है? तो आप बता सकते हैं इज़ नॉट अवेलेबल फॉर कमर्शियली, या सर सिर्फ इतना भी कह सकते हैं डी मल्टीप्लेक्सर इज़ नॉट अवेलेबल। आगे आपको 4 एमसीक्यूज़ दिए जाएँ, 4 आपको ऑप्शन दिए जाएँगे, कमर्शियली, लीगली, या जो भी आपको सर ऑप्शन देते हैं, तो उसमें से करेक्ट आंसर आंसर क्या होगा? कमर्शियली। ऐसे ही इसका भी एमसीक्यूज़ क्या बन सकता है? डी मल्टीप्लेक्सर इज़ आल्सो नोन एज़, आगे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएँगे कि बताओ इनमें से कौन-सा ऑप्शन ठीक है? तो उसमें सही आंसर आंसर कौन-सा होगा? डाटा डिस्ट्रीब्यूटर। तो आपको बल्कि ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको कांसेप्ट ही समझा दिया है कि देखो अगर आप ये कांसेप्ट याद रख लो कि आपकी रिसीवर साइड के ऊपर अगर डीमल्टीप्लेक्सर लगा होता है, तो उसका मतलब यही है कि मतलब वो आपके इनपुट आने वाली इनपुट को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है डिफरेंट आपके यूज़र्स की तरफ। तो ये कांसेप्ट तो मैंने बहुत ही डिटेल में समझा दिया, काफ़ी मेरे ख्याल से टाइम लग गया यहाँ पे। लेकिन चलें कोई बात नहीं, अगर आपको इतनी सी छोटे से टॉपिक की भी अच्छे से समझ आ गई है, तो चलें नेक्स्ट चलते हैं अब। अच्छा खैर इसको मैं वैसे रिमूव क्यों कर रहा हूँ? टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आगे चलते हैं। अच्छा जी, इसको छोड़ो अब। अच्छा ये देखें, अब यहाँ पे सर ने एक सर्किट के थ्रू आपको समझाया कि डीमल्टीप्लेक्सर किस तरह से वर्क करता है। अब ये डीमल्टीप्लेक्सर कौन-सा है? 1 टू 4, 1 टू 4 मीन यहाँ पे 1 जो है दोस्तों, ये जो फर्स्ट 1 होता है ना, ये बेसिकली आपकी नंबर ऑफ इनपुट्स को शो कर रहा होता है, और ये जो 2 के बाद नंबर होता है ना, ये बेसिकली आपकी नंबर ऑफ आउटपुट्स को शो कर रहा होता है। तो यहाँ पे सर बोल रहे हैं 1 टू 4 डीमल्टीप्लेक्सर, यानी 1 इनपुट और 4 आउटपुट लाइन होंगी इस डीमल्टीप्लेक्सर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये देखें, ये आपकी जो है यहाँ पे सिलेक्ट लाइन्स हैं। अब ये सिलेक्ट लाइन्स क्या होती हैं, ये आपको बता देता हूँ। ये आपकी देखिए सिंगल इनपुट है, जैसे यहाँ पे सर ने बताया था कि 1 इनपुट, 1 टू 4 मतलब 1 इनपुट होगी, तो ये देखें ये 1 इनपुट लाइन है। ये जो डाटा इनपुट लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली आपकी इनपुट लाइन है। और उसके बाद सर ने क्या कहा था? 1 टू 4 यानी 4 आउटपुट होंगी। अब 4 आउटपुट यहाँ पे कौन-कौन सी हैं? ये देखो, ये आउटपुट नंबर 1 है, ये आउटपुट नंबर 2 है, ये आउटपुट नंबर 3 है, और ये आउटपुट नंबर 4 है। अब बात कर लेते हैं ये सिलेक्ट लाइन क्या होती हैं। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है I0 एंड I1, ये दिस इज़ द सिलेक्ट लाइन्स। ये सिलेक्ट लाइन्स यहाँ पे क्यों है, और ये मतलब यहाँ पे इनका मकसद क्या है, मोटिव क्या है इनको बनाने का? तो दोस्तों सिलेक्ट लाइन वो होती है जो ये सिलेक्ट करती है, जैसे मैंने आपको अभी भी ऊपर क्या बताया था कि डीमल्टीप्लेक्सर का काम ये होता है कि आपके सिंगल इनपुट को आगे किसी एक सिंगल आउटपुट पर कन्वर्ट करना, मतलब सेंड करना, सॉरी, मतलब जितनी भी आउटपुट लाइन्स गिवन है, उन तमाम आउटपुट लाइन में से किसी एक आउटपुट लाइन को सिलेक्ट किया जाता है एक टाइम में, ठीक है ना? एक टाइम में ये नहीं कि जो इनपुट आ रही है उसको तमाम के तमाम आउटपुट पे सेंड किया जाएगा, नहीं। तो जो भी इनपुट आ रही होगी उसको हम तमाम की तमाम आउटपुट लाइन में से किसी एक सिलेक्टेड आउटपुट लाइन पर फॉरवर्ड करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे 4 आउटपुट लाइन है, तो हमने ये इनपुट किस आउटपुट लाइन पे फॉरवर्ड करनी है, ये कौन डिसाइड करेगा? देखिए ना, अब आपको ये भी तो डिसाइड करवाना ना कि आपके पास ये जो 4 आउटपुट लाइन है, इस 4 आउटपुट लाइन में से आपने किस आउटपुट लाइन पे डाटा फॉरवर्ड करना है। तो ये भी तो कोई डिसाइड करेगा ना। तो ये चीज़ कौन डिसाइड करता है? आपकी सिलेक्ट लाइन्स। ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये दिस इज़ द सिलेक्ट लाइन्स लगी हुई हैं। ये जो सिलेक्ट लाइन्स होती है ना, इनका बेसिकली मकसद ये होता है कि ये सिलेक्ट करती हैं कि आपकी इस इनपुट को इन 4 आउटपुट में से किस आउटपुट लाइन पे फॉरवर्ड करना है। तो ये डिसीजन कौन लेती है? आपकी ये इनपुट लाइन। अब ये जो इनपुट लाइन्स हैं, ये कैसे डिसीजन लेती हैं? अब ये बात कर लेते हैं। और एक और चीज़ मैं अभी आपको यहाँ बता दूँ, जितनी इनपुट लाइन होंगी ना, जितनी इनपुट लाइन होती हैं, उसकी 2 की पावर अगर आप लो ना, तो उतनी आउटपुट लाइन्स होती हैं। जैसे जैसे यहाँ पे देखो इनपुट लाइन कितनी है? 2 है ना? ये देखो, एक I0 और एक I1, मतलब 2 इनपुट लाइन है। तो आप 2 की पावर 2 लोगे, मतलब 2 की पावर पावर कितनी लेते हैं? जितनी आपकी इनपुट लाइन हो। तो मेरे पास यहाँ पे 2 इनपुट लाइन है, तो मैं 2 की पावर 2 लूँगा। अगर मान लो यहाँ पे इनपुट लाइन 3 होती, तो मैं यहाँ पे 2 की पावर 3 लेता। मतलब 2 की पावर आप उतनी लेते हो जितनी आपकी इनपुट लाइन होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ? ये दोस्तों मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी-अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि जितनी इनपुट लाइन होंगी, अगर आप उतनी 2 की पावर ले लोगे ना, तो उतनी आपकी आउटपुट लाइन बनेंगी उस सर्किट के अंदर। तो जैसे यहाँ पे देखो 2 इनपुट लाइन है ना, तो मैं यहाँ पे 2 की पावर कितनी लूँगा? 2 लूँगा। तो यहाँ पे देखना मैं प्रूफ करूँ आपको, देखो 2 की पावर अगर मैं 2 लूँ, तो जवाब क्या आता है? 2 दूनी 4, तो मतलब 4 आउटपुट लाइन बनेंगी आपकी। तो यहाँ पे देखो 4 आउटपुट लाइन है, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ ये भी बन सकता था कि नंबर ऑफ इनपुट लाइन अगर फ़र्ज़ करो आपके पास 4 हैं, तो बताओ नंबर ऑफ आउटपुट लाइन कितनी होंगी? तो वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि 2 की पावर आप उतनी ले लो जितनी आपके पास नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स हैं। ठीक हो गया जी। अब ये सिलेक्ट लाइन्स दोस्तों कैसे वर्क करेंगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये सिलेक्ट लाइन कौन सी है जी? I0, I1। अब देखो 2 सिलेक्ट लाइन्स है ना, तो यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? जो बाइनरी के कॉम्बिनेशन बनेंगे वो कितने कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। कैसे बना? कि 2 की पावर आप
उतनी लो जितनी आपकी सेलेक्ट लाइन्स हैं। तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 इक्वल टू 4, तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब ये 4 कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे देखो, 0 0 0 1, 1 मिनट ठहरो, ये दोबारा से कर लेता हूँ। कि कॉम्बिनेशन वो आपने पढ़े हो ना, ट्रुथ टेबल पढ़ा होगा आपने, ट्रुथ टेबल के अंदर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, हम कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाएंगे। मान लो आपके पास एक इनपुट लाइन कौन सी, सिलेक्ट लाइन कौन सी है, I0, और दूसरी सिलेक्ट लाइन कौन सी है, I1 एंड I0। अब इन I0 एंड I1 की कॉम्बिनेशन कौन कौन से बनेंगे देखो, पहला कॉम्बिनेशन बनेगा 0 और 0, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है 0 1, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है 1 और 0, चौथी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है 1 और 1। ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं आपकी, और ये 4 पॉसिबिलिटी ही बन सकती है मैक्सिमम। इसके बाद जो कोई 5वीं पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती इन 2 सिलेक्ट लाइन के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही प्रूफ कर दिया कि 2 की पावर जितनी सिलेक्ट लाइन्स हैं, वो अगर आप 2 की पावर उतनी लोगे तो जितनी आपके पास आंसर आएगा ना, बेसिकली इस आंसर का मतलब 2 हैं। एक, उतनी नंबर ऑफ इनपुट्स आउटपुट्स होंगी, और उतने ही नंबर ऑफ आपके पास कॉम्बिनेशन होंगे उन सिलेक्ट लाइन्स के मैक्सिमम। ठीक हो गया। तो अब देखो दोस्तों, अब जरा गौर कीजिएगा, अगर आप यहाँ पे 0 0 दोगे ना, 0 और 0 दोगे, तो बेसिकली 0 और 0 देने से क्या होगा कि आपकी जो पहला आउटपुट लाइन है ना, वो सिलेक्ट हो जाएगी। जब ये सिलेक्ट होगी ना, तो आपका जो इनपुट डाटा यहाँ से आ रहा होगा ना, वो ऑटोमेटिकली आपकी इस आउटपुट लाइन 0 के ऊपर फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक हो गया। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे इन सिलेक्ट लाइन्स के ऊपर वैल्यू देते हो, मान लो 0 और 1, तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे 0 1 इन सिलेक्ट लाइन के ऊपर देने से, इनपुट देने से क्या होगा कि आपका ये जो आउटपुट 1 वाली लाइन है ना, ये सिलेक्ट हो जाएगी। जब ये सिलेक्ट होगी, तो आपकी यहाँ पे जो भी डाटा इनपुट आ रहा होगा, वो ऑटोमेटिकली आपकी इस आउटपुट 1 जो लाइन है, मतलब ये जो गेट 2 है, इसके ऊपर फॉरवर्ड हो जाएगा। ऐसे अगर आप यहाँ पे ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करते हो, मतलब 1 0 का मतलब I0 के ऊपर आप 1 वैल्यू दो, I1 के ऊपर आप 0 वैल्यू दोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका ये गेट नंबर 3, यानी जो कि जिसको सर ने यहाँ पे नाम दिया हुआ है O2 का, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। जब ये सेलेक्ट होगा, तो यानी फिर क्या होगा, फिर आपका जो डाटा इनपुट है, ये ऑटोमेटिकली इस गेट के ऊपर फॉरवर्ड हो जाएगी, इस वाले गेट के ऊपर। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो ना। उसके बाद इसी तरह देखो, आपको चौथा चौथा कॉम्बिनेशन क्या है, 1 1 का मतलब क्या है कि मतलब I0 को भी आपने 1 इनपुट दी, और I1 को भी आपने 1 इनपुट दी। तो जब आप यहाँ पे 1 1 वैल्यू दोगे ना सेलेक्ट इनपुट्स के ऊपर, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका ये जो गेट नंबर 4 है, मतलब जिसको सर ने यहाँ पे O3 का नाम दिया हुआ है, ये सिलेक्ट हो जाएगा। जब ये सिलेक्ट होगा, तो ऑटोमेटिक आपका ये जो इनपुट डाटा आ रही है पीछे से, ये इनपुट डाटा ऑटोमेटिकली इस गेट नंबर 4 के ऊपर जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगा। तो उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी कि ये जो सिलेक्ट इनपुट्स हैं, ये किस तरह से वर्क करती हैं। मतलब इन सिलेक्ट इनपुट्स के ऊपर आप जो कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे, उस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपका कोई एक सिंगल आउटपुट लाइन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। जब वो सिंगल आउटपुट लाइन सिलेक्ट होगी, तो ऑटोमेटिकली आपका जो डाटा इनपुट के ऊपर जो भी इनपुट आ रही होगी, वो ऑटोमेटिकली उस सिलेक्टेड आउटपुट लाइन के ऊपर फॉरवर्ड हो जाएगी। और यहाँ पे आप ने अगर समझा हो, एक और बात आपने गौर की हो, तो वो ये थी कि यहाँ पे देखो, एक सेम टाइम के अंदर देखो, सिर्फ एक ही आउटपुट लाइन जो है वो सिलेक्ट हो रही है, एक से ज़्यादा आउटपुट लाइन सिलेक्ट नहीं हो रही। तो उम्मीद है आपको इस पूरे सर्किट की अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है कि सर शायद पेपर के अंदर ये सर्किट बनाने के लिए आपको कहेंगे। तो मैंने आपको प्रीवियस मिड में भी ये चीज़ बताई थी कि ये जो फिक्स सर्किट होते हैं ना, ये मुझे नहीं लगता कि सर आपको पेपर में बनाने के लिए कहेंगे। सर बल्कि आपको सर्किट देंगे, और आपको कहेंगे कि इस सर्किट को जो है ना वो एक्सप्लेन करो। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये इन सेलेक्ट लाइन्स हैं, ये इनपुट डाटा लाइन है, ये आपकी आउटपुट लाइन्स हैं, और यहाँ पे अगर मैं ये वाला कॉम्बिनेशन यूज़ करूँगा, तो फिर यहाँ पे डाटा किस गेट के ऊपर फॉरवर्ड होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने लेबल करनी होती हैं। जैसे मैंने आपको लेबल करके देके समझाया ना सारा, कि यहाँ पे ये चीज़ दो, तो यहाँ पे ये ऐसे होगा। तो ऐसे ही आपने भी, सर आपको सर्किट देंगे, आपने उस सर्किट को जो है वो MS पेंट के ऊपर पेस्ट करके, ठीक है? तो फिर उसको लेबल करना है, मतलब उसकी वर्किंग बतानी है, फिर उसके बाद उसका वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आपने एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर के ऊपर पेस्ट करना होता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है वो यही होता है कि सर आपको कभी भी पेपर के अंदर ये नहीं कहेंगे कि आप पूरा सर्किट बना के दो मुझे। सर्किट अगर बनाने के लिए कहें, तो वो बड़े सिंपल सर्किट होंगे, मतलब जिसमें आपको एक एक्सप्रेशन दी जाएगी सिंपल सी, और आपको कहा जाएगा इसका सर्किट ड्रा करो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सर आपको कहें जी डीमल्टीप्लेक्सर का मुझे सर्किट बना के दो। ठीक है? तो क्योंकि डीमल्टीप्लेक्सर का सर्किट जो है वो कौन सा कोई एक फिक्स सर्किट है। इसके सर्किट अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन आपके चेंज होते रहेंगे। मतलब यहाँ पे मान लो, अगर मुझे 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर चाहिए, तो फिर ये वाला सर्किट यूज़ होगा। अगर मान लो मुझे
2 टू 4 सॉरी 1 टू 8 डीमल्टीप्लेक्सर चाहिए, मतलब जिसमें 1 इनपुट हो और 8 आउटपुट्स लाइन्स हों, तो वो भी चेंज हो जाएगा। वो मतलब यहाँ पे फिर ऑटोमेटिक 8 आउटपुट गेट आ जाएँगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इस तरह के जो सर्किट्स होते हैं ना, ये फिक्स नहीं होते। एक ये नहीं कि मतलब एक जो ब आपने देख लिया वो फिक्स ही हो गया। वो चेंज भी हो सकता है आगे चल के। उसमें मतलब इनपुट चेंज हो सकती हैं, उसमें नंबर ऑफ आउटपुट चेंज हो सकती हैं, उसमें सेलेक्ट लाइन चेंज हो सकती हैं। अब जैसे देखो, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर 1 टू 8 डीमल्टीप्लेक्सर होगा ना, मतलब 1 टू 8 डीमल्टीप्लेक्सर का मतलब ये है कि मतलब एक इनपुट लाइन और उसमें 8 आउटपुट लाइन। तो उसमें भला क्या होगा, उसमें फिर आपकी ये जो आउटपुट लाइन है ये भी 8 हो जाएँगी और फिर उसके साथ-साथ आपकी ये जो सेलेक्ट लाइन है ना, ये भी बढ़ जाएँगी। क्योंकि अभी सेलेक्ट लाइन 2 हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे 4 आउटपुट लाइन्स हैं, लेकिन जब आपकी 8 आउटपुट लाइन हो जाएँगी ना, तो फिर यहाँ पे सिलेक्ट लाइन कितनी हो जाएँगी? 3 हो जाएँगी। 3 कैसे हो जाएँगी? देखो, अगर मैं 2 की पावर 3 लूँ ना, तो जवाब आता है 8। तो मतलब देखो, 3 सेलेक्ट लाइन्स हो जाएँगी और 8 उसकी आउटपुट लाइन्स हो जाएँगी। तो इस तरह देखो, पूरे का पूरा सर्किट ही चेंज हो गया। तो इसलिए कभी भी सर आपको सर्किट बनाने के लिए, किसी भी फिक्स टॉपिक का सर्किट बनाने के लिए नहीं कहते। वो सर्किट आपको पेपर में गिवन होगा, जहाँ तक मुझे आइडिया है, और फिर उस सर्किट के अकॉर्डिंग सर कहेंगे कि आप इसको लेबल करो, मतलब इसकी वर्किंग समझाओ। जैसे ये मैंने इसको कहते हैं वर्किंग, जैसे मैंने आपको अभी भी समझाया कि यहाँ पे ये सिलेक्ट लाइन्स हैं, ये है, ये है, फलां, फलां, फलां। यहाँ पे इनपुट देंगे तो कौन सा गेट सेलेक्ट होगा, तो डाटा किस गेट के ऊपर फॉरवर्ड होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक हो गया? तो चलिए जी, काफ़ी डिटेल से हमने इसको भी समझ लिया है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जी, एप्लीकेशंस ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर के मतलब दुनिया के अंदर डीमल्टीप्लेक्सर के क्या इस्तेमालात हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले साथ में लिखा हुआ है, डीमल्टीप्लेक्सर इज़ यूज्ड टू कनेक्ट अ सिंगल सोर्स टू मल्टीपल डेस्टिनेशंस। सिंगल सोर्स मीन सिंगल इनपुट, टू मल्टीपल डेस्टिनेशन मीन मल्टीपल आउटपुट्स। मतलब सर कह रहे हैं कि डीमल्टीप्लेक्सर का जो पहला यूज़ है, वो ये है कि ये हमारी सिंगल सोर्स मतलब सिंगल इनपुट को कनेक्ट करता है मल्टीपल डेस्टिनेशन मतलब मल्टीपल किसके साथ, आउटपुट्स के साथ। आगे, वन यूज ऑफ द डीमल्टीप्लेक्सर इज एट द आउटपुट ऑफ द एएलयू सर्किट। मतलब सर कह रहे हैं कि हम अपने डीमल्टीप्लेक्सर को जो है वो एएलयू सर्किट्स में यूज करते हैं। एएलयू आपको पता होगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू स्टैंड फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, आपके डिवाइस के अंदर यूज़ किया जाता है, प्रोसेसर के अंदर यूज़ किया जाता है, ताकि आपके जो डाटा होता है प्रोसेसर का, उसको आपके जो कैशेज़ होती हैं, इनके अंदर स्टोर करने के लिए हम एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? आपके कंप्यूटर्स के अंदर, आपके लैपटॉप्स के अंदर, आपके मोबाइल्स के अंदर, डिफरेंट जगह पे हम एएलयू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया? तो एएलयू सर्किट के अंदर जो आउटपुट्स होती हैं, उनको कहाँ पे स्टोर करने के लिए, हमारी रजिस्टर के अंदर, कैशेज़ के अंदर स्टोर करने के लिए जो है वो हम एएलयू सर्किट का इस्तेमाल करते हैं, और उन एएलयू के अंदर हम जो है वो डीमल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि देखें, एएलयू जो है वो एक सिंगल सर्किट है। एक सिंगल आप सर्किट मतलब एक सिंगल इनपुट है। अब उस सिंगल इनपुट से आगे आपने वो डाटा स्टोर करना है मल्टीपल इस आप, क्योंकि आपको पता है ना, आपके कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर मेमोरी के अंदर एक एक सिंगल रजिस्टर नहीं होता, मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं। जैसे आपने CS401 असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम में ये जो सब्जेक्ट है उसमें आपने पढ़ा होगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर, मेमोरी के अंदर डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं। AX रजिस्टर होता है, BX रजिस्टर होता है, CX रजिस्टर होता है, DX रजिस्टर होता है, बड़े से मल्टीपल जो रजिस्टर्स हैं वो होते हैं। तो उन मल्टीपल रजिस्टर्स के अंदर आपने डाटा जो है वो किसी एक रजिस्टर में स्टोर करना है एक टाइम में। तो ये काम किसका है? एएलयू का। अब एएलयू जो है वो आपका एक सिंगल सोर्स है। उस सिंगल सोर्स से आगे मल्टीपल डेस्टिनेशन मतलब मल्टीपल रजिस्टर लगे हुए हैं। अब उन मल्टीपल रजिस्टर में से किसी एक रजिस्टर को आपने डाटा फॉरवर्ड करना है। तो उसको उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए हम डीमल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा जी। उसके बाद द सेकंड यूज़ ऑफ द डीमल्टीप्लेक्सर इज़ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल डाटा फ्रॉम इनकमिंग सीरियल डाटा स्ट्रीम। यानी सर कह रहे हैं जो हमारे पास दूसरा इस्तेमाल है ना डीमल्टीप्लेक्सर का, वो ये होता है कि हम अपने सीरियल डाटा को, जो ये मतलब एक सिंगल लाइन के ऊपर आ रहा होता है, उस सीरियल डाटा को जो है वो पैरेलल डाटा के अंदर रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब दोबारा से बनाते हैं, दोबारा से बिल्ड करते हैं। दोबारा यहाँ पे दोबारा से बनाने का मतलब ये नहीं है उसको दोबारा से जनरेट करेंगे, दोबारा से बनाने, रिकंस्ट्रक्ट का मतलब बेसिकली ये है कि जो आपके पास एक सिंगल लाइन के ऊपर डाटा आ रहा था ना, उस डाटा को आगे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आइडेंटिफाई भी तो करते हैं ना। तो यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट का मतलब ये समझ लें आप, ये है कि आइडेंटिफाई करना कि ये जो डाटा आ रहा है, ये डाटा किस किस आउटपुट लाइन पर फॉरवर्ड करना है। तो ये रिकंस्ट्रक्ट का मतलब यहाँ पे ये है। ठीक है? तो जो ये हमारे पास
डीमल्टीप्लेक्सर का सेकंड इस्तेमाल है। तो ये 2 इस्तेमाल मैंने आपको बता दिए हैं। चलें जी, ये इस्तेमाल आपने याद कर लेने हैं, पेपर में आपको सर पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, वही चीज़ जो सर ने ऊपर अभी बताई है, सेकंड सेकंड इस्तेमाल, कि देखो एक सीरियल ट्रांसमिशन लाइन है, मतलब एक ये क्या है आपके पास है, एक सिंगल इनपुट लाइन है। एक सिंगल इनपुट लाइन है, मतलब एक वन इनपुट लाइन है। अब इस वन इनपुट लाइन पे आने वाले डाटा को हम इस पैरेलल डाटा रजिस्टर्स के अंदर जो है वो स्टोर करेंगे। ये जो पैरेलल रजिस्टर लगे हुए हैं ना, ये देखो, मान लो ये आपका रजिस्टर 1 है, ये रजिस्टर 2 है, ये रजिस्टर 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8 है। तो ये जो मल्टीपल आपके पास पैरेलल एक रजिस्टर लगे हुए हैं, तो इन रजिस्टर्स के अंदर हम जो है वो डाटा स्टोर करेंगे, जो कि एक सीरियल फॉर्म में आ रहा था। अब ये कैसे स्टोर होगा, उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपने क्लॉक काउंटर्स का। अब ये क्लॉक काउंटर्स क्या होते हैं दोस्तों? क्लॉक काउंटर्स बेसिकली ये होते हैं कि जिनकी जो आपके पास वैल्यू होती है ना, वो ऑटोमैटिकली चेंज होती रहती है। अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा-सा आपको गाइड कर देता हूँ, ये कैसे वर्क करेगा ये सर्किट, कि ये मतलब ये कैसे आपके इस सीरियल डाटा को आपके इस आउटपुट पैरेलल डाटा के ऊपर फॉरवर्ड करेगा, मतलब ये स्टोर करेगा। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए, मान लें आपके पास यहाँ पे कितने आउटपुट्स हैं? मान लें 8 आउटपुट्स हैं, तो यहाँ पे मैं कोई ऐसा डाटा लेता हूँ जिसमें 8 नंबर ऑफ बिट्स हों। तो मान लो जैसे 1, 0, 0, 1, 1, 0, कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। फ़र्ज़ करें ये जी आपके पास इनपुट है। ये आपके पास क्या है? इनपुट है, जिसके अंदर 8 नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो आपके पास एक सीरियल लाइन के ऊपर आ रही हैं। एक सीरियल लाइन मतलब इस सीरियल ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर रिसीव हो रही हैं। अब आपने क्या करना है, इस सिंगल सीरियल ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर आने वाली इन 8 बिट्स को आपने वन बाय वन जो है, इन अपने पैरेलल रजिस्टर्स के अंदर जो है वो स्टोर करना है। तो कैसे स्टोर करेंगे? उसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले ये करेंगे कि अपने इस क्लॉक काउंटर्स को 000 से, मतलब बिल्कुल इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको आपको पता है ना, दुनिया में किसी भी चीज़ को हम जब इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हैं तो वो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0, फिर उसके बाद क्या होती है? 1, फिर 2, फिर 3, फिर ऐसे बढ़ती रहती है वक़्त के साथ-साथ। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 0 से। तो यहाँ पे जब दोस्तों हम इसको स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, और ये भी हमें कैसे पता चला कि हमने इसको 0-0 से स्टार्ट करना है, वो मैं आपको वो भी चलिए तरीका बता देता हूँ। देखें, यहाँ पे सबसे पहले देखें कि आपके इस क्लॉक काउंटर के पास कितनी सेलेक्ट लाइन्स हैं। तो यहाँ पे इसके पास 3 सेलेक्ट लाइन्स हैं, मतलब 3 काउंटर्स लाइन है। एक C0, C1 एंड C2। तो इसको आप लिख लो, यहाँ पे लिख लो, फिर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखो, C0, C1 और C2, ये आपके पास 3 काउंटर लाइन्स हैं। अब इनके डाटा को आपने अब इन 3, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इन 3 काउंटर लाइन के ऊपर कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है? तो इनके 3 के 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, कैसे भला? उसके लिए मैंने आपको अभी भी बताया था कि अगर आपने पॉसिबल कॉम्बिनेशन चेक करने हो ना, तो आप 2 की पावर उतनी ले लो, जितने आपके पास नंबर ऑफ जो है ना वो सेलेक्ट लाइन्स हैं। तो यहाँ पे कितने सेलेक्ट काउंटर लाइन्स हैं? 1, 2, 3 है, तो 2 की पावर मैं 3 लूँगा। जब 2 की पावर 3 लूँगा तो जवाब क्या आएगा? 8 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे ये है कि इन 3 काउंटर लाइन के ऊपर पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। वो कैसे बनेंगे? बड़ा आसान तरीका है। देखो, राइट साइड से शुरू करो, और राइट साइड से शुरू आपने इस तरह से करना है कि आपने एक दफ़ा 0, एक दफ़ा 1, एक दफ़ा 0, एक दफ़ा 1। तो ट्रुथ टेबल बनाना आपको सिखाऊँ आज? इससे पहले मैंने शायद से ट्रुथ टेबल बनाना आपको इससे ईज़ी मेथड में नहीं सिखाया। लेकिन मैं आज आपको बहुत ही ईज़ी वे के अंदर दुनिया में बड़े से बड़ा ट्रुथ टेबल बनाना भी सिखा दूँगा। देखो, अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई, तो आपने क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपने अपनी वो तमाम के तमाम जो वेरिएबल्स हैं वो लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे C0, C1, C2 ये थे, इनको हम लिटरल्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे चलो ये लिटरल्स नहीं है, यहाँ पे तो ये काउंटर काउंटर लाइन है ना। मैं वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ कि मतलब आपके पास अगर मान लो को एक बूलियन एक्सप्रेशन हो, उसमें A, B, C 3 लिटरल्स हैं, तो आप उनको कैसे लिखोगे? A, B, C ऐसे लिख लिया। उसके बाद आपने देख लेना कि 2 की पावर उतनी ले लेनी है जितने जितने आपके पास लिटरल्स थे। तो आपको ये पता चल गया कि अच्छा जी, इसमें इतनी जो है वो कॉम्बिनेशन पॉसिबल बनेंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने राइट साइड से शुरू करना है, जो सबसे लास्ट वाला लिटरल है, वहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे काउंटर काउंटर लाइन C2 है, तो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, और यहाँ से स्टार्ट इस तरह से करना है कि एक दफ़ा 0 वैल्यू, एक दफ़ा 1, एक दफ़ा 0, और यहाँ पे कितनी वैल्यू लिखनी है? 8 वैल्यू लिखनी है, जितना आपको यहाँ पे आंसर आया। तो देखो, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 कितनी हो गई हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 पूरी हो गई? चलें जी। अब जैसे ही दोस्तों आपके पास जो 8 वैल्यूज़ थी वो यहाँ पे C2 की कंप्लीट हो गई हैं। अब आपने C1 पे आ जाना है। C1 पे जब आपने आना ना, तो अब आपने पता क्या करना है, अब आपने यहाँ पे कितनी कितनी वैल्यू के बाद रिप्लेस कर रहे थे। हर एक वैल्यू के बाद रिप्लेस कर रहे थे, मतलब एक वैल्यू कुछ और, एक वैल्यू कुछ और, फिर एक वैल्यू कुछ और, फिर एक वैल्यू कुछ और, मतलब हर एक वैल्यू के बाद, हर एक बिट के बाद आप वैल्यू चेंज कर रहे थे।
यहाँ पे अब आप क्या करोगे, जब आप उससे पीछे वाली लाइन में जाते हो ना, तो आप हर जो है वो डबल वैल्यू के बाद मतलब यहाँ पे सिंगल-सिंगल की बात कर रहे थे, यहाँ पे डबल के बाद आप वैल्यू रिप्लेस करोगे। मतलब ये कि देखो 0 और 0 2 2 वैल्यू होगी, अब आप 2 के बाद रिप्लेस करोगे। यहाँ पे 1 के बाद रिप्लेस कर रहे थे, यहाँ पे 2 के बाद रिप्लेस करेंगे। तो 0 0 फिर 1 1 फिर 0 0 फिर 1 और 1 समझ रहे हो बात को? ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रही है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम एक-एक बिट के बाद वैल्यू रिप्लेस करते हैं और जब पीछे वाले हम लाइन में जाते हैं, तब हम 2-2 के बाद रिप्लेस करेंगे। फिर जब उससे पीछे जाएँगे, तो 3-3 के बाद रिप्लेस करेंगे। जब उससे पीछे सॉरी 4-4 के बाद रिप्लेस मतलब डबल-डबल करना है आपने। यानी 1 का डबल क्या होता है 2 तो यहाँ पे देखो देखो 2-2 2-2 के बाद हम रिप्लेस कर रहे थे। यहाँ पे जब हम वाप इससे पीछे वाली लाइन में जाएँगे, तो यहाँ पे कितना था 2 तो 2 का डबल क्या कितना होता है 4 मतलब यहाँ पे 4-4 के बाद रिप्लेस करेंगे। तो जब इससे पीछे वाली लाइन में जाएँगे, तो इसका डबल करेंगे मतलब यहाँ पे हम 4 के बाद रिप्लेस कर रहे थे, तो 4 का डबल डबल कितना होता है 8 तो मतलब यहाँ पे इससे पीछे वाली लाइन पे हम 8-8 वैल्यू के बाद रिप्लेस करेंगे। फिर उससे पीछे 16-16 के बाद, फिर उससे पीछे 32-32 के बाद मतलब इस तरह से आपने रिप्लेसमेंट करनी होती है। तो यहाँ पे देखो आप ज़रा, यहाँ पे हम 2-2 के बाद रिप्लेस कर रहे थे, तो यहाँ पे हम इसका डबल डबल करेंगे पहले। तो 2 का डबल होता है 4 तो मतलब यहाँ पे हम इस C0 जो काउंटर लाइन है इसके ऊपर 4-4 के बाद जो है वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो मतलब स्टार्ट 0 से करना है आपने। तो 0 0 0 और 0 4 होगी वैल्यू 1 2 3 4 होगी। अब आप रिप्लेस करोगे तो मतलब 1 1 1 और 1 ठीक है? अब जब ये फुलफिल होगी अब फिर दोबारा से 0 0 0 0 ऐसे। समझ रहे बात? मतलब हर 4 वैल्यूज़ के बाद रिप्लेसमेंट। इस तीसरी लाइन के ऊपर, ठीक है? चौथी लाइन के ऊपर हर 8-8 के बाद रिप्लेसमेंट। तो ये जनाब आपके पास आपका जो ट्रुथ टेबल है वो बन गया है। ये आप देख सकते हैं देखो जो पॉसिबिलिटी थी 8 वो मैंने लिख दी है यहाँ पे देखो पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। ये पहली पॉसिबिलिटी है। क्या बोला 0 0 0 का मतलब C0 भी 0 है, C1 भी 0 है और C2 भी 0 है। जिसका मतलब यहाँ पे यही था देखो मैंने आपको जैसे बताया था ये देखो C0 की वैल्यू भी फर्स्ट टर्म 0, C1 की वैल्यू भी 0, C2 की वैल्यू भी 0। जब यहाँ पे 0 0 0 है तो इसका मतलब फिर क्या है कि ये जो C0 की वैल्यू है ये किसको मिल रही है आगे जाके ये A0 को मिल रही है मतलब A0 का मतलब है यहाँ पे भी 0 C1 की वैल्यू क्या है? C1 दोस्तों किसके साथ अटैच है? A1 के साथ मतलब ये आप या बस इतना आप याद रखो कि C0 के ऊपर जो भी वैल्यू होगी ना वो बेसिकली A0 को मिलेगी। C1 के ऊपर जो वैल्यू होगी वो A1 को मिलेगी, C2 के ऊपर जो वैल्यू होगी वो A2 को मिलेगी। मतलब यहाँ पे तीनों 0 है तो यहाँ पे भी तीनों 0 हो जाएँगे। ये भी A0 ये भी A0। अब मुझे ज़रा ये बताएँ अगर वैल्यू 0 0 0 हो बाइनरी के अंदर तो उसका डेसिमल क्या होता है भला? उसका डेसिमल भी 0 0 ही होता है। उसका डेसिमल क्या होता है? 0 समझ रहे हो बात को? अगर वैल्यू 0 0 0 क्योंकि आपने ये बात पढ़ी हुई है पीछे लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये सिखाया था कि कन्वर्जन क्या जब मैंने आपको सिखाई थी बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 0 0 0 लिखा हो तो बेसिकली डेसिमल में 0 के बराबर होता है। अच्छा इसी तरह देखो 0 0 1 ये किसके बराबर होता है? ये बेसिकली दोस्तों 1 की बाइनरी होती है। तो मतलब 0 0 1 ये अगर ये बाइनरी में ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये इसकी डेसिमल वैल्यू 1 होती है। ऐसे यहाँ पे देखो ज़रा 0 1 0 ये क्या लिखा हुआ है भला? 0 10 लिखा हुआ है। तो ये किसकी बाइनरी है भला? ये 2 की बाइनरी होती है। ऐसे देखो यहाँ पे देखो अगर आप यहाँ पे इस लाइन पे देखो तो 0 1 1 मतलब 0 11 लिखा हुआ था मतलब ये 3 की बाइनरी है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे इस लाइन पे देखो तो ये लिखा हुआ है 1 0 0 मतलब 100 तो 100 बेसिकली 4 की बाइनरी है। फिर ये नीचे वाली लाइन जो है ये 5 की बाइनरी है 1 0 1 उसके बाद ये 1 1 0 ये बेसिकली 6 की बाइनरी है। उसके बाद 1 1 1 ये 7 की बाइनरी है। समझ रहे हो बात को? चलें जी, ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको डेसिमल इक्विवेलेंट भी इनके बता दी हैं। अब ये डेसिमल इक्विवेलेंट मैंने आपको क्यों बताए हैं, ये भी अभी आपको प्रूफ हो जाएगा। मैंने आपको ये क्यों बताया है, ये देखो ज़रा। जब A0, A1 और A2 की वैल्यू 0 0 0 है, तो मुझे बताएँ इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है? इसका डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 0 जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे D ऑफ 0 सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आउटपुट आउटपुट लाइन के ऊपर जो D ऑफ 0 है ना, वो सेलेक्ट हो जाएगा। जब वो सेलेक्ट होगा, तो जो आपके पास पहली इनपुट बिट थी, जो कि 1 थी, वो बेसिकली आप यहाँ से भी ले लो, चाहे आप यहाँ से ले लो, वो तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे पहली बिट उठा लो या ये लास्ट वाली बिट उठा लो। तो ये देखो फ़र्ज़ करते हैं जी हम पहली बिट उठा लेते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट बिट थी बेसिकली 1 वो आके यहाँ पे डी ऑफ 0 के अंदर स्टोर हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? तो इस तरह से देखो हम अब डाटा मैं आपको करने जा रहा हूँ पैरेलल डाटा कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। देखो पहली बिट हमने स्टोर कर ली सक्सेसफुली, चलिए ठीक हो गई जी। अब जैसे दोस्तों पहली बिट सक्सेसफुली स्टोर हो गई, अब क्या होगा भला? अब ये काउंटर जो है वो क्लॉक मैंने आपको जैसे कि स्टार्ट में बता दिया था कि जो क्लॉक काउंटर होता है, ये अपने आप को इंक्रीमेंट करेगा अब खुद ब खुद ऑटोमैटिकली, हर एक आइटरेशन के बाद। तो मतलब अब क्या होगा? अब ऑटोमैटिकली जब क्लॉक अपने आप को इंक्रीमेंट करेगा तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास इनपुट आएगी वो आएगी 0 0 1
मतलब ऑटोमेटिक ज़ीरो C0 जो है वो 0 हो जाएगा, C1 0 रहेगा, C2 जो है वो 1 हो जाएगा। जिसका मतलब बेसिकली ये है कि यहाँ पे A0 0, A1 के ऊपर 0 मिलेगा और A2 के ऊपर 1 मिल जाएगा ऑटोमेटिक इसको। क्योंकि देखो ना मैंने आपको जैसे यहाँ पे बताया कि यहाँ पे जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन में मैंने ये जो आपको समझाया ना, ये बेसिकली इसलिए समझाया कि नेक्स्ट टाइम आपके पास ये वाली इनपुट मिलेगी क्लॉक काउंटर के ऊपर और नेक्स्ट टाइम आपके पास ये वाली इनपुट मिलेगी, नेक्स्ट टाइम आपके पास ये इनपुट मिलेगी। अब चले जी, जब आपके पास दोस्तों इनपुट मिलेगी क्लॉक काउंटर के ऊपर 0 0 1, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या बनता है? 0 0 1 अगर इनपुट मिले तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 1, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे D1 सेलेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। जैसे ही आप इनपुट दोगे ना 0 0 1 तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे D1 सेलेक्ट हो जाएगा। जब D1 सेलेक्ट होगा तो यानी यहाँ पे जो सेकंड इनपुट बिट थी 0 वो आके D1 के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर क्या होगा? फिर नेक्स्ट आइटरेशन के ऊपर ये क्लॉक काउंटर अपने आप को इंक्रीमेंट करेगा। जब ये इंक्रीमेंट करेगा तो बेसिकली आपको जो इनपुट मिलेगी वो मिलेगी ये वाली मिलेगी। मतलब 0 1 0 0 1 0 का मतलब क्या है कि C0 के ऊपर 0 मिलेगा, C1 के ऊपर 1 मिलेगा और C2 के ऊपर भी 0 मिलेगा। और यहाँ पे भी यही इसका सेम मतलब है। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा? नेक्स्ट टाइम ये जो इनपुट मिल रही है इसके अकॉर्डिंग जो है क्या सेलेक्ट होगा? डेसिमल वैल्यू 2, जिसका मतलब ये है कि D ऑफ 2 सेलेक्ट हो जाएगा, जिसमें हमारे पास नेक्स्ट इनपुट बिट क्या है 0, तो ये 0 आगे यहाँ स्टोर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम आप ये वाली इनपुट इसको दोगे, ये वाली क्लॉक काउंटर के ऊपर इनपुट अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास D3 सेलेक्ट हो जाएगा। D3 सेलेक्ट होगा तो ये वाली इनपुट आगे इसमें स्टोर हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम D4 देखें सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम 4 आया तो D4 सेलेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम D5 सेलेक्ट हो जाएगा। फिर D6 एंड D7 सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आपकी 1 बाय 1 जो इनपुट थी वो देखें। नेक्स्ट टाइम इनपुट क्या थी 1, तो 1 यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। फिर 0 है, फिर 0 यहाँ स्टोर हो जाएगा। फिर 1 है, 1 स्टोर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम 0 तो 0 यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये देखो, जो आपके पास एक सिंगल लाइन के ऊपर सीरियल इनपुट आ रही थी उसको हमने पैरेलल आउटपुट के अंदर कन्वर्ट करके देखें स्टोर कर दिया। तो ये पूरा इतना लंबा टॉपिक पूरी यूट्यूब के ऊपर आपको कोई ऐसे नहीं बताएगा। ये वाला एग्जाम्पल अगर पूरी यूट्यूब के ऊपर आपको कोई ऐसे समझा देना, मतलब मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अदर यूट्यूबर की मतलब जो इंडियन यूट्यूबर्स है मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि उनका काम वर्चुअल के टॉपिक कन्वर्ट समझाना नहीं है। उनका टॉपिक सिर्फ जनरल कंसेप्ट समझाना है, लाइक डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। उनके अकॉर्डिंग CS302 का दुनिया में वर्चुअल के अलावा किसी को नहीं पता है, क्योंकि ये हर यूनिवर्सिटी का अपना स्पेसिफिक कोड होता है। जैसे आपके वर्चुअल में कोड होते हैं ना CS301 CS302, ऐसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ये कोड नहीं होते। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सब्जेक्ट के नाम से बोला जाता है। हम जब पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़े थे तो वहाँ पे सब्जेक्ट नाम बोले जाते थे, वहाँ पे ये कोड नहीं होते। ये कोड तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आगे मुझे पता चला, अच्छा यहाँ पे ये कोड चलते हैं CS301 CS302। हमारे वहाँ पे सिंपल नाम होते थे कि C+ पढ़नी है जी, हमने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन पढ़नी है, हमने जो है ना वो इंग्लिश पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है। तो ये कोड यहाँ पे आगे पता चल जाते हैं। तो यानी आपको बताने का मकसद ये है कि आपको इतना ब्रीफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर इतना ब्रीफली एक्सप्लेन तो मेरे ख्याल से आपका इंस्ट्रक्टर भी नहीं करेगा, जितना आपको KST लर्निंग ने जो एक्सप्लेन इस टॉपिक को सिंगल टॉपिक कर दिया। हालाँकि ये सिंगल टॉपिक जो है वो आपको 1 मिनट में समझा देना था मैंने। लेकिन फिर भी मैंने सिर्फ़ इतना टाइम इसमें लगाया है आपको पता चल सके कि किस तरह से डीमल्टीप्लेक्सर दुनिया में काम करते हैं और ये किस तरह से आपके सीरियल डाटा को पैरेलल डाटा में कन्वर्ट करते हैं। तो उम्मीद है कि निल से निल स्टूडेंट को भी इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि डीमल्टीप्लेक्सर किस बला का नाम है। अब आगे चलते हैं जी, अगला टॉपिक है जी हमारे पास प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेज़। अब हम ज़रा जल्दी चलते हैं क्योंकि आगे ये सारा थ्योरेटिकल कांसेप्ट्स ही हैं। जो मेन चीज़ थी डीमल्टीप्लेक्सर, जो इस लेक्चर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो हमने बड़ी ही डिटेल में कवर कर लिया। अब हम आगे चल के जो है ज़रा ब्रीफली एक्सप्लेन इतना ज़्यादा नहीं करेंगे, मूव करते हैं फॉरवर्ड। अच्छा जी, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेज़, तो समझ लेते हैं ये चीज़ क्या होती है। दोस्तों प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेज़ बेसिकली ऐसी डिवाइसेज़ होती हैं जिनको हम प्रोग्राम कर सकते हैं खुद अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। ठीक है? मतलब उनके अंदर अपना हम अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो है सेट कर सकते हैं चीज़ों को, इनपुट्स को सेट कर सकते हैं, आउटपुट्स को सेट कर सकते हैं। तो ऐसी डिवाइसेज़ जिनके अंदर हम अपनी मर्ज़ी से इनपुट्स को सेट कर सकें, आउटपुट्स को सेट कर सकें, उनको हम कहते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेज़। और इन प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेज़ के अंदर बेसिकली हमारे पास 2 जो है ना वो चीज़ें यूज़ होती हैं। एक हमारे पास अरेज़ ऑफ एंड गेट्स यूज़ होती हैं और एक हमारे पास अरेज़ ऑफ ऑर गेट्स यूज़ होती हैं, जिनको हम प्रोग्राम करते हैं। ठीक हो गया? तो यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशंस टू रिप्लेस द लॉजिक गेट्स एंड एमएसआई चिप्स। ठीक है? और उसके बाद दोस्तों प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस को हम शॉर्टली जो है PLDs भी कहते हैं, मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस। और आगे साइड में यहाँ पे नीचे ये लिख भी दिया, PLDs कंसिस्ट ऑफ अरेज ऑफ एंड गेट्स एंड कंसिस्ट ऑफ अरेज ऑफ ऑर गेट्स। और दोस्तों एक और चीज़ याद रखिएगा कि प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस के अंदर एंड गेट्स जो हैं वो पहले यूज़ किए जाते हैं। जो एंड गेट की अरे होती है ना, वो फर्स्ट के ऊपर लगी होती है और जो ऑर गेट की अरे होती है वो सेकंड के ऊपर यूज़ होती है।
ठीक है? ये भी याद रखिएगा, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस की ये निशानी होती है कि इनके अंदर जो आपके पास अरे ऑफ एंड गेट्स होती हैं, ये फर्स्ट के ऊपर यूज़ होती हैं, और जो अरे ऑफ आर गेट्स होती हैं, वो सेकंड के ऊपर यूज़ की जाती हैं, जिनको हम सम एसओपीज़ भी कहते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। ठीक है? सम ऑफ प्रोडक्ट्स आपने पढ़ी होंगी सम ऑफ प्रोडक्ट्स, हमने पीछे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ के आए हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होती है, जिसमें पहले एंड गेट यूज़ होते हैं और बाद में लास्ट के ऊपर जाके हमारे पास और गेट लगा होता है, जो कि हमारी तमाम की तमाम एंड गेट्स की इनपुट को प्लस करके आगे फॉरवर्ड करता है आउटपुट के ऊपर। ठीक है? तो चलें जी, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेज़ का बस इतना याद रखो कि ये ऐसी डिवाइसेज़ होती हैं जिनको हम प्रोग्राम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, और इसमें अरेज़ ऑफ एंड गेट्स एंड अरेज़ ऑफ ऑर गेट्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेज़ की 4 टाइप्स होती हैं। तो जो इसमें प्रोग्रामेबल अरेज़ ऑफ एंड गेट्स एंड ऑर गेट्स ये आगे सर बता रहे हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ दिया है ऑलरेडी। आगे चलते हैं जी, इसको छोड़ते हैं, ये तो मैंने आपको सारा बता दिया। अब यहाँ पे देखो ज़रा गौर करो, यहाँ पे सर बता रहे हैं आपको कि अगर हमारे पास प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस के अंदर अरे ऑफ और गेट्स लगी हों, अरे ऑफ और गेट्स लगी हों, तो वो कुछ इस तरह की होती हैं। जिसमें देखो ये आपके पास क्या है, नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, ए बार, बी बार, और ये आपके पास ये क्या लगे हुए हैं, आर गेट्स लगे हुए हैं। और ये दोस्तों आपके पास क्या है, ये जो कनेक्शन है ये बेसिकली फ्यूज लगे हुए हैं। ये फ्यूज का मतलब यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, ये जो फ्यूज है ना, ये बेसिकली ये यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो इनपुट यहाँ पे आएगी ना, ये इनपुट एज ए आगे हमें आउटपुट लाइन के ऊपर मिलेगी, रिसीव होगी। और अगर दोस्तों मान लो आपने ये जो इनपुट आ रही है, अगर ये इनपुट अपनी इस आउटपुट लाइन के ऊपर हासिल ना करनी हो, तो हम यहाँ से ये जो फ्यूज़ है ना, इसको हटा देंगे। इसको मतलब यहाँ से रिमूव कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है? तो यानी आप ये याद रखिएगा कि प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेज़ के अंदर हमारे पास जो अरे ऑफ ऑर गेट्स होती हैं या अरे ऑफ एंड गेट्स होती हैं, इनमें अपनी इनपुट को आउटपुट लाइन के ऊपर हासिल करने के लिए हमने फ्यूज़ का इस्तेमाल किया होता है। और ये जो फ्यूज़ हैं, इनको हमने प्रोग्राम करते हैं। मतलब जहाँ भी हमें इनपुट चाहिए होती है, उसको उस वहाँ पे हम फ्यूज़ सेट कर लेते हैं, और जहाँ पे हमें इनपुट नहीं चाहिए होती है जिस आउटपुट लाइन के ऊपर, वहाँ पे हम इस फ्यूज़ को रिमूव कर देते हैं, मतलब कट ऑफ कर देते हैं ऑटोमेटिकली। इसको रिमूव वहाँ से हटा हटा देते हैं। यही वजह इसको हम प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेज़ कहते हैं कि इसको अपनी मर्ज़ी से देखें हम फ्यूज़ जो है वो हटा रहे हैं अपनी मर्ज़ी से। जहाँ पे हमें चाहिए वहाँ पे लगा रहने देते हैं, और जहाँ पे नहीं चाहिए उसको वहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। इसी तरह देखो एंड में भी यही हो रहा है। देखो एंड गेट में भी जो एंड गेट अरे है, उसमें भी यही देखें हो रहा है कि जहाँ पे हमें ये सारे फ्यूज़ लगे हुए हैं, कि हम जिनका मतलब ये है कि ये इनपुट जो है ये एज़ ए आउटपुट हमें जो है वो लाइन के ऊपर चाहिए। इसलिए यहाँ पे फ्यूज़ कनेक्ट किया हुआ है, और अगर यहाँ पे हमें इनपुट नहीं चाहिए होगी तो हम इस फ्यूज़ को हटा देंगे। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे सर ने एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल से आपको समझाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोग्राम्ड ऑर गेट अरे यूज़ हुई है। मतलब यहाँ पे आप प्रॉपर सर आपको बता रहे हैं कि जब हम इस ऑर गेट अरे को प्रोग्राम करेंगे ना अपनी मर्ज़ी से, तो ये कैसे वर्क करेगा, देखो ज़रा ज़रा यहाँ पे। अब आपको दोस्तों पता है, यहाँ पे ये देखो, ये जो आर गेट है, इस आर गेट की कितनी इनपुट हैं? इस आर गेट की ये एक फर्स्ट इनपुट ये है, और ये इसकी सेकंड इनपुट लाइन है। ठीक है? अब मुझे ये बताओ ज़रा, इसकी फर्स्ट इनपुट लाइन के ऊपर कौन-सी इनपुट इसको मिल रही है? तो जहाँ पे फ्यूज़ लगा हुआ है ना, वहाँ पे बेसिकली इसको इनपुट मिल रही है। तो ये देखो ज़रा, ये इसकी फर्स्ट इनपुट लाइन है ना, ये इस फर्स्ट इनपुट लाइन के ऊपर फ्यूज़ कहाँ लगा हुआ है? ये फ्यूज़ लगा हुआ है यहाँ पे, इस जगह पे। और ये फ्यूज़ किसके साथ कनेक्ट है? ये फ्यूज़ कनेक्ट है बेसिकली इस इनपुट लाइन, मतलब जिसका नाम है ए। तो मतलब यहाँ पे ये है कि आपके इस ऑर गेट के ऊपर जो फर्स्ट इनपुट लाइन है, इसके ऊपर कौन-सी इनपुट आपको मिल रही है? ए इनपुट मिल रही है। और उसके बाद जो आपकी सेकंड इनपुट लाइन है, उसके ऊपर कौन-सी इनपुट मिल रही है? ये फ्यूज़ किसके साथ कनेक्ट है? ये फ्यूज़ बेसिकली कनेक्ट है ऊपर जाके बी बार के साथ। तो मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो आपकी सेकंड इनपुट लाइन है इस ऑर गेट की, इसके ऊपर जो इनपुट मिल रही है वो है बी बार। अब ये जो ऑर गेट है, ये क्या करेगा, इन दोनों आपको पता है ना ऑर गेट क्या करता है? ऑर गेट आपकी इन तमाम नंबर ऑफ इनपुट्स को आपस में प्लस कर देता है। तो मतलब इसकी फर्स्ट इनपुट क्या है? ए, तो हमने ए लिख लिया। उसके बाद चूँकि ये इनपुट्स को प्लस करता है, तो सेकंड इनपुट पे जाने से पहले हम दरमियान में प्लस लगाएँगे, तो प्लस लगा दिया। उसके बाद सेकंड इनपुट लाइन क्या थी? बी बार, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सेकंड इनपुट बी बार। तो ये इसका आउटपुट बन के आ गई। समझ रहे हो बात? तो ऐसे देखो हमने जो है इसको प्रोग्राम कर दिया। देखो यहाँ पे हमने हमें देखो फर्स्ट इनपुट लाइन के ऊपर जो है वो ए बार नहीं चाहिए चाहिए था, तो हमने देखो यहाँ पे वो फ्यूज़ जो है रिमूव कट कट कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया। उसके बाद देखो बी भी कट कर दिया, बी बार भी कट कर दिया। हमें सिर्फ ए की इनपुट चाहिए चाहिए थी, ए वाली, तो देखो हमने वहाँ पे फ्यूज़ लगा दिया और बाकी तीनों के ऊपर हमने फ्यूज़ कट कर दिया।
ऐसे देखो जो इनपुट लाइन 2 थी उसमें देखो फर्स्ट हमें 3 इनपुट इनपुट नहीं चाहिए थी, तो हमने वहाँ पे फ्यूज़ कट कर दिया और जहाँ पे हमें बी बार के ऊपर चाहिए थी इनपुट वहाँ पे हमने फ्यूज़ लगा दिया, जिसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे इसको प्रोग्राम कर दिया कि यहाँ पे मुझे सिर्फ इनपुट चाहिए थी, बाकी यहाँ पे पहली फर्स्ट 3 इनपुट मुझे नहीं नहीं चाहिए। ऐसे ही नेक्स्ट जो है एंड गेट आर गेट है, इसमें भी देखो इसकी फर्स्ट इनपुट के ऊपर कौन-सा फ्यूज़ लगा हुआ है? ये वाला, जो कि कनेक्ट है किसके साथ? ए बार के ऊपर। तो मतलब इसकी फर्स्ट इनपुट के ऊपर मिलेगा ए बार और उसके बाद इसकी जो सेकंड इनपुट लाइन है उसके ऊपर कौन-सा फ्यूज़ लगा हुआ है? उसके ऊपर ये जो फ्यूज़ लगा हुआ है, ये लगा हुआ है बी के ऊपर। तो मतलब इसकी सेकंड इनपुट के ऊपर हमें बी मिलेगा। अब जब ये आर गेट इन दोनों इनपुट को प्लस करेगा तो ये कैसे करेगा? फर्स्ट इनपुट के ऊपर मिल रहा है ए बार, तो हमने लगा दिया ए बार। उसके बाद प्लस लगाएँगे क्योंकि आर गेट है। उसके बाद सेकंड इनपुट क्या मिल रही है? बी, तो बी लिख लेंगे। तो यानी आपके पास दोस्तों ये आउटपुट मिल रही है इसके इस आर गेट के ऊपर आपको ये आउटपुट मिल रही है ए बार प्लस बी। ऐसे ही फिर ये काम कर रहा है। ये वाला आर गेट, इस आर गेट के ऊपर फर्स्ट इनपुट आपको कौन-सी मिल रही है? ए, ठीक है? और सेकंड इनपुट आपको कौन-सी मिल रही है? ये फ्यूज़ लगा हुआ है किसके साथ? बी के साथ, तो यहाँ पे मिल रही है बी। तो इसको अब प्लस करेंगे हम, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ये आपको आउटपुट मिल रही है इस ऑर गेट के ऊपर, ठीक है? तो ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि प्रोग्राम्ड ऑर गेट अरे हम किस तरह से करते हैं कि जहाँ पे हमें इनपुट चाहिए थी, फ्यूज़ लगा दिया, जहाँ पे नहीं चाहिए थी वहाँ से हटा दिया। अब ये उसने सेम लाइक वैसे ही जैसे ऊपर ऑर गेट का बताया, ऐसे ही उसने एंड गेट अरे के बारे में अब बता रहा है कि ये देखो एंड गेट और ऑर गेट में दोस्तों कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ फ़र्क इतना ही है, देखो सारा सेम वही है कि जहाँ पे देखो हमें इनपुट चाहिए थी वहाँ पे देखो हमने फ्यूज़ लगा रहने दिया है, मतलब फ्यूज़ लगा हुआ है और जहाँ पे इनपुट लाइन हमें नहीं चाहिए थी, इनपुट लाइन को हमने कनेक्ट नहीं था करना आउटपुट के साथ, वहाँ पे मैंने देखो फ्यूज़ हटा दी है। बाकी सारा कुछ सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या है, ऊपर जो है वो ऑर गेट यूज़ हो रहा था, ठीक है? और नीचे क्या आ गया, नीचे से सिर्फ जो है वो उसकी जगह पे एंड गेट आ गया। और दूसरी इसमें जो डिफ़रेंस आएगा वो ये आएगा कि ऊपर जब आप ऑर गेट थे तो आप तब आप क्या करते थे, तमाम इनपुट्स को आपस में प्लस कर रहे थे। लेकिन जब आपने एंड गेट का इस्तेमाल करोगे तब आप तमाम इनपुट्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट लोगे उनकी, क्योंकि आपको पता है ना एंड गेट तमाम इनपुट्स को आपस में मल्टीप्लाई करता है। अब यहाँ पे एक एंड गेट के बारे में बता देता हूँ। देखो इस एंड गेट की फर्स्ट इनपुट ये है, जिसके ऊपर कौन-सी इनपुट मिल रही है? ये वाली, ये फ्यूज़ यहाँ लगा हुआ है। तो इस ये फ्यूज़ कौन-सा? ए वाला। तो यानी यहाँ पे इसकी फर्स्ट इनपुट ए से मिल रही है इसको। और इसकी सेकंड इनपुट किसके साथ कनेक्ट है? बी बार के साथ कनेक्ट है। तो मतलब यहाँ पे मिलेगा हमें बी बार। अब यहाँ पे फर्स्ट इनपुट कौन-सी थी? ए लगा लिया। उसके बाद एंड गेट चूँकि 200 मल्टीप्लाई करता है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ये डॉट का सिंबल यूज़ करते हैं। डॉट लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड इनपुट कौन-सी मिल रही थी? बी बार। तो यहाँ पे लगा दिया बी बार। ठीक है? और उसके बाद दोस्तों अगर ये जो दरमियान में डॉट है ना, ये डॉट अगर आप हटा भी दो, मतलब आप इसको ऐसे लिखो ए और बी बार, अभी भी इसका मतलब यही है कि मतलब ए बी बार से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मतलब कहने का ये है दोस्तों, अगर आप 2 इनपुट के दरमियान डॉट लगा दो तो फिर भी सही है। अगर आप दरमियान में से डॉट हटा के डायरेक्ट लिख दो तो फिर भी उसका मतलब यही होता है कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। समझ रहे हो बात को? ऐसे दोस्तों इस सेकंड गेट के ऊपर भी सेम वर्किंग होगी और थर्ड के ऊपर भी। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा जी। ये देखो आगे लिखा हुआ है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएलडीज, मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं और इन टाइप्स के अंदर 4 टाइप्स यहाँ पे सर ने हमें बताई हुई हैं। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट जो टाइप है दोस्तों उसका नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम पी रोम भी कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप है किसकी? प्रोग्राम पीएलडीज की, मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस की। ठीक है, अब पी रोम के अंदर दोस्तों क्या होता है, जैसे ऊपर आपने पढ़ा ना अभी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस के अंदर 2 तरह की अरे यूज़ होती हैं, एक एंड अरे यूज़ होती है और एक और अरे गेट्स यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो फर्स्ट टाइप है ना प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें क्या होता है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आपको क्लियर कर दूँ कि दोस्तों जो आपकी पीएलडीज़ होती है ना, इनमें आपको जैसे मैंने अभी-अभी बताया कि इसमें 2 अरेज़ यूज़ होती हैं, एक ऑर गेट अरे यूज़ होती है और एक एंड गेट अरे यूज़ होती है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये लाज़मी नहीं कि आपकी दोनों अरे को प्रोग्राम किया जा सके। कई टाइम ऐसे होता है कि आपकी सिर्फ़ एक अरे को हम प्रोग्राम करते हैं, मतलब लाइक मान लो आर गेट की अरे को प्रोग्राम कर दिया, लेकिन एंड गेट को हम प्रोग्राम नहीं कर सकते क्योंकि वो पीछे से प्रोग्राम हुई आती है, मतलब फिक्स्ड होती है, उसको हम प्रोग्राम नहीं कर सकते। ठीक है? और कुछ टाइम ऐसे होता है कि हम एंड गेट वाली अरे को प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन आर गेट वाली अरे को प्रोग्राम नहीं कर सकते क्योंकि वो पीछे फिक्स्ड प्रोग्राम होके आती है। जब वो उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है कंपनी के अंदर, तो वहाँ से वो बिल्ट इन ही उसको मैन्युफैक्चरर कंपनी जो है वो पहले से प्रोग्राम करके बेचती है। तो ये भी बात याद रखिएगा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर पीएलडी डिवाइस के अंदर दोनों टाइप की जो अरेज़ हैं एंड और आर दोनों को प्रोग्राम किया जा सके, ये भी ज़रूरी नहीं है।
दोनों को किया भी जा सकता है, दोनों में से किसी एक को भी किया जा सकता है। ठीक है? तो ये भी बात आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे यही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा था, देखो जो फर्स्ट टाइप है ना इसकी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें क्या होता है, इसमें वो कह रहा है द PROM कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड नॉन प्रोग्रामेबल एंड अरे। यहाँ पे ये जरा गौर से पढ़ो, फिक्स्ड नॉन प्रोग्रामेबल एंड अरे का मतलब ये है कि PROM के अंदर जो एंड अरे होती है ना, वो नॉन प्रोग्रामेबल होती है, मतलब उसको आप प्रोग्राम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो पीछे से मैन्युफैक्चर कंपनी के अंदर ही पहले से फिक्स्ड हो के आती है। मतलब PROM के अंदर जो एंड अरे होती है उसको आप प्रोग्राम नहीं कर सकते, वो पीछे से फिक्स्ड होके आती है। लेकिन उसके अंदर जो दूसरी अरे होती है जिसको आप आर गेट अरे कहोगे, वो उसको हम प्रोग्रामेबल बना सकते हैं, मतलब उसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं खुद अपनी मर्जी से। ठीक है? तो ये बात आपने याद रखनी है, मैं PROM के हवाले से, कि PROM के अंदर एंड अरे को हम प्रोग्राम नहीं कर सकते, जबकि आर अरे को हम प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये आपसे सारा, ये इस तरह की बातें सर आपको MCQs में पूछ सकते हैं। ठीक हो गया? इस तरह आप सर आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 2 नंबर के अंदर या 3 नंबर के अंदर ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ 4 टाइप्स के नाम बोलो। मतलब 4 टाइप्स के जो PLDs की 4 टाइप्स हैं उनके नाम बताओ। तो उनके नाम आप सिर्फ लिखोगे कि उसमें फर्स्ट टाइप का नाम है PROM, सेकंड टाइप का नाम है PLA मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे, तीसरी टाइप का नाम है PAL मतलब प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक, और चौथी अरे का नाम है गेल। ठीक है? तो ये 4 आपने टाइप्स के वहाँ पे नाम लिखने होंगे, ऐसे भी सर पूछ सकते हैं। या आपको MCQs में सर ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ जी प्रोग्रामेबल जो रीड ओनली मेमोरी है उसमें कौन-सी अरे जो है फिक्स्ड होती है, या सर आपको पूछ सकते हैं कि कौन-सी अरे जो है वो प्रोग्रामेबल होती है। तो ये बात आपने याद रखनी है। चलें जी, नेक्स्ट जो दोस्तों दूसरी टाइप है, PLDs की जो दूसरी टाइप है उसका नाम है प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे, जिसको हम शॉर्टली PLA भी कहते हैं। ये आपको सर शॉर्टली जो है MCQs में ये भी पूछ सकते हैं कि PLA का स्टैंड फॉर क्या होता है? यहाँ आपको सर ये भी पूछ सकते हैं कि प्रोग्रामेबल लॉजिक, इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं कि प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे का शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? ठीक है? तो ये भी सर आपको पूछ सकते हैं। तो डिफरेंट तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपको MCQs के अंदर इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ज़रा, जो दोस्तों हमारे पास दूसरी टाइप है ना प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे, जिसको हम PLA कहते हैं। इसमें हमारे पास जो एंड अरे होती है वो भी प्रोग्रामेबल होती है, और जो आर अरे होती है वो भी प्रोग्रामेबल होती है, मतलब दोनों प्रोग्रामेबल होती हैं। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि ये ज़रूरी नहीं कि दोनों प्रोग्रामेबल हों, दोनों भी हो सकती हैं, दोनों में से कोई एक भी हो सकती है। अब ऊपर देखें यहाँ पे अगर PROM की बात करें तो वहाँ पे एंड अरे प्रोग्रामेबल नहीं थी, जबकि आर अरे प्रोग्रामेबल थी। जबकि अगर हम इस सेकंड टाइप की बात करें PLA, इसमें दोनों देखें प्रोग्रामेबल हैं। एंड अरे भी आपको प्रोग्राम, आप उसको प्रोग्राम कर सकते हो, और आर अरे को भी आप प्रोग्राम कर सकते हो। ठीक हो गया? अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ये जो आपको डायग्राम दिखाई जा रही है बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, इसमें सर आपको ब्लॉक डायग्राम ऑफ PROM दिखा रहे हैं। PROM मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसमें देखो जो आपके पास एंड अरे है वो फिक्स्ड है, और जो आर अरे है वो प्रोग्रामेबल है। एंड अरे में भी देखो डिफरेंट इनपुट्स आपको मिल रही हैं, और जो प्रोग्रामेबल आर अरे है उसमें भी आगे आपके पास डिफरेंट प्रोग्रामेबल अरे के अंदर डिफरेंट इनपुट्स आपको मिल रही हैं, और आगे फर्दर लास्ट पे जो है आपको डिफरेंट आउटपुट्स मिल रही हैं। ठीक है? अब यहाँ पे एक और चीज़ ज़रा नोट करो, मैंने आपको स्टार्ट में एक चीज़ बताई थी कि जो प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस होती हैं इसमें एंड अरे पहले होती है, आर अरे बाद में होती है, क्योंकि ये एसओपी फॉर्म को रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पे गौर करो जरा, देखो एंड अरे वाली अरे पहले लगी हुई है, और देखो आर अरे वाली जो अरे है वो बाद में लगी हुई है। ठीक है? चलें जी, उसके बाद देखो नेक्स्ट, हमारे पास जो सर ने ब्लॉक डायग्राम दिखाई है वो है जी PLA की, मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे की। अब यहाँ पे प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे के अंदर क्या हो रहा है, देखो जो आपके पास एंड अरे है वो भी प्रोग्रामेबल है, जो आपके पास आर अरे है वो भी प्रोग्रामेबल है। दोनों मतलब प्रोग्रामेबल हैं, और इसमें भी देखो एंड अरे पहले लगी हुई है और आर अरे बाद में लगी हुई है। ठीक है? उसके बाद दोस्तों तीसरी जो टाइप है, जो हमारे पास PLDs मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस की जो तीसरी टाइप है वो है प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक, जिसका स्टैंड फॉर है PAL। अब PAL दोस्तों जो प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक है इसको क्यों बनाया गया है? इसको बेसिकली हमारी कम्प्लेक्स सर्किट जो है ना PLA के, मतलब ये जो आपने ऊपर दूसरी टाइप पढ़ी है ना PLA, इसकी कम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए हमने जो है वो एक थर्ड टाइप बनाई, जिसका नाम हमने रखा PAL मतलब प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक। अब ऐसा क्यों है ये आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये देखो ये क्या, अब हम ये समझ लेते हैं कि ये जो PAL है ये किस तरह से हमारे इस PLA की कम्प्लेक्सिटी को रिमूव करती है या सॉल्व करती है, मिनिमाइज करती है।
क्योंकि दोस्तों ये जो आपके पास थर्ड टाइप है ना, पीएएल प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक, इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास एंड अरे जो है वो प्रोग्रामेबल होती है, जबकि आर अरे जो है वो फिक्स्ड होती है। मतलब आर अरे को आप इसमें प्रोग्राम नहीं कर सकते, जबकि आप एंड अरे को प्रोग्राम कर सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि ये पीएएल जो है वो किस तरह से पीएलए की कम्प्लेक्सिटी को रिजॉल्व करती है। वो इस तरह से दोस्तों, क्योंकि देखो आपने ऊपर अभी भी क्या पढ़ा था कि ये जो सेकंड टाइप है पीएलए, इसमें एंड अरे भी प्रोग्रामेबल होती है और आर अरे भी प्रोग्रामेबल होती है। अब देखो जब दोनों प्रोग्रामेबल हैं तो जारी बात है कुछ टाइम इस जब आप इसको प्रोग्राम करोगे तो कुछ टाइम इसका इसके ऊपर लगेगा, और जब आप इसको प्रोग्राम करोगे तो कुछ टाइम इसके ऊपर लगेगा। मतलब मान लो इसके ऊपर 5 मिनट लगे आपको इसको प्रोग्राम करने में, और 5 मिनट फर्ज करें आपको लगे इसको इसको प्रोग्राम करने में। अब जारी बात है जब आप इसको प्रोग्राम करोगे तो 5 मिनट इसके, और जब इसको प्रोग्राम करोगे तो 5 मिनट इसके। तो मतलब 10 मिनट तो टोटल यही हो गए सिर्फ़ प्रोग्राम करने पे। तो यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा डिले आ रहा है। मतलब यहाँ पे जब आपने आर गेट को प्रोग्राम कर रहे थे, तब तक जो है एंड अरे की जो हमारे पास आउटपुट आई है एज़ ए इनपुट जो आगे आर गेट को मिल रही है, वो तब तक डिले हो गया। मतलब उसमें डिले आ गया। मतलब वो वेट कर रही है कि कब आर गेट को प्रोग्राम किया जाए, मतलब और उसके बाद कब हम जो है वो आगे फॉरवर्ड करें अपने डाटा को। तो मतलब यहाँ पे दोनों जब आप प्रोग्राम कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पास जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, डिले आएगा, लॉन्गर डिले आएगा इसमें कि दोनों दोनों है ना, दोनों प्रोग्रामेबल हैं, इसलिए दोनों में लॉन्गर डिले आएगा। मतलब उसकी जो अब आउटपुट मिलेगी इसको एज़ ए इनपुट आर गेट को, आर अरे को, तो चूँकि ये भी प्रोग्रामेबल है, तो इसलिए इसमें भी टाइम लगेगा फिर उसको हैंडल करने में। तो इसलिए इसके ऊपर लॉन्गर डिले आ जाता है। जबकि देखो, जो आपके पास पीएएल है, जो तीसरी टाइप है, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ़ आपका जो फर्स्ट एंड गेट है, एंड गेट अरे है, वो सिर्फ़ प्रोग्रामेबल है। और जो आर गेट अरे है वो प्रोग्रामेबल नहीं है, वो फिक्स्ड है। तो जब देखो एंड अरे की जब आउटपुट आगे फॉरवर्ड होगी, तो आगे वो डायरेक्टली आर अरे को जो है विदाउट एनी डिले जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगी। क्योंकि आर गेट चूँकि वो नहीं है ना, प्रोग्रामेबल नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक विदाउट एनी डिले जो है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। तो यही वजह है कि जो ऊपर आपके पास पीएलए के अंदर लॉन्गर डिले आ रहा था, वो अब रिमूव हो गया यहाँ पे, कहाँ पे? तीसरी टाइप के अंदर प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक के अंदर। ठीक है? तो यही चीज़ यहाँ पे सर ने समझाई हुई है। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो, ये ब्लॉक डायग्राम है पीएएल की, जिसमें देखो जो फर्स्ट आपकी एंड अरे है वो प्रोग्रामेबल है, जबकि आगे जो आपकी आर अरे है वो फिक्स्ड है, जिसके ऊपर हमारे पास आउटपुट लॉजिक्स भी लगी हुई हैं। ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद अच्छा, ये डायग्राम जो है ना, ये ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बस आपके समझने की हद तक इम्पोर्टेंट है। ये नहीं है मतलब पेपर में सर आपको कहेंगे ये डायग्राम बना के दिखाओ। ठीक है? बस आपने वैसे भी ये इतनी ईज़ी है, इसको एक नज़र आप देख लो। देखो एक साइड इनपुट, सबसे पहले इनपुट्स हैं, फिर आपके पास जो है ये देखो, ये मैं आपको चलो एक और चीज़ यहाँ पे समझा दूँ। ये देखो, ये जो इनपुट 1, इनपुट 2 आगे ये लाइन जो ये शो कर रही है बेसिकली कि ये इनपुट्स एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। मतलब इनपुट 1, इनपुट 2 आगे ये लाइन शो कर रही है, इनपुट 3, 4, 5, 6 चलते-चलते इनपुट n, n मीन नंबर ऑफ इनपुट्स, मतलब nth इनपुट, चलते-चलते 1 मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चलते-चलते मान लो जो आपके पास इनपुट नंबर 10, मान लो 11, 12 जो भी, ठीक है? तो इनपुट n मीन नंबर ऑफ n इनपुट्स, ऐसी नंबर ऑफ n आउटपुट्स चलते-चलते, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे जो है वो अगर आप गौर करो तो कोई मुश्किल डायग्राम भी नहीं है वैसे ये। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं जी 4 टाइप्स की, 4th वाली जो टाइप है। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने ऊपर ही कि हमारे पास जो पीएलडीज़ होती हैं, मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेज़ होती हैं, उनकी 4 जो है ना वो हमारे पास टाइप्स होती हैं। अब यहाँ पे चौथी जो टाइप है उसका नाम है गैल, जीएएल गैल, जिसको हम जेनेरिक अरे लॉजिक कहते हैं। जेनेरिक अरे लॉजिक कहते हैं। तो ये भी आपने इसका नाम भी याद रख लेना है, और इसका स्टैंड फॉर भी इसका शॉर्टकट जो नेम है वो भी याद रख लेना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं गैल की। ये गैल क्या होती है? द गैल हैज़ अ रीप्रोग्रामेबल एंड अरे एंड अ फिक्स्ड ऑर अरे एंड अ फिक्स्ड ऑर अरे। यानी दोस्तों ये जो गैल है ना, ये भी बेसिकली पीएएल की तरह ही होती है, मतलब प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक की तरह ही होती है कि इसमें भी जो आपके पास जो आर, जैसे देखो इसमें आर गेट अरे जो थी वो फिक्स थी ना, ऐसे ही आपकी गैल के अंदर भी आर गेट अरे जो है वो फिक्स्ड होती है। जबकि जो जैसे पीएएल के अंदर एंड अरे जो है प्रोग्रामेबल थी, ऐसे ही दोस्तों जेनेरिक अरे लॉजिक के अंदर भी एंड अरे जो है वो प्रोग्रामेबल है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस बेसिकली ये है। अब आप सोच रहे हो कि अगर दोनों सेम है तो फिर ये चौथी टाइप बनाने का मकसद, तो दोस्तों दोनों में डिफरेंस बेसिकली ये है कि यहाँ पे ये सिर्फ प्रोग्रामेबल थी, जो एंड अरे थी वो पीएएल के अंदर सिर्फ ओनली प्रोग्रामेबल थी,
जबकि जेनेरिक अरे के अंदर ये रीप्रोग्रामेबल है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको बता देता हूँ कि प्रोग्रामेबल और रीप्रोग्रामेबल में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों प्रोग्रामेबल का मतलब ये है कि आप पीएएल के अंदर इस एंड अरे को सिर्फ ओनली एक दफ़ा प्रोग्राम कर सकते हो। जब आपने एक दफ़ा प्रोग्राम कर दिया उसके बाद ये दोबारा प्रोग्राम नहीं होगी। लेकिन जो गैल है ना गैल, इसमें जो एंड अरे है वो रीप्रोग्रामेबल है। रीप्रोग्रामेबल का मतलब ये है कि उसको आप जितनी दफ़ा चाहो प्रोग्राम कर सकते हो। मतलब एक दफ़ा प्रोग्राम किया, आपकी नीड पूरी नहीं हुई, फिर आपने दोबारा फिर प्रोग्राम कर दिया उसको, फिर दोबारा मतलब अगेन एंड अगेन। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, प्रोग्राम एंड अरे व्हिच कैन बी प्रोग्राम्ड अगेन एंड अगेन। कि आप मतलब आप जितनी दफ़ा चाहो गैल के अंदर आप एंड अरे को प्रोग्राम कर सकते हो। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में कि पीएएल के अंदर एंड अरे को सिर्फ एक दफ़ा प्रोग्राम किया जा सकता है, जबकि गैल के अंदर जो है वो एंड अरे को एक से ज़्यादा मर्तबा भी आप प्रोग्राम कर सकते हो। अब बात ये कर लेते हैं अगली कि दोस्तों जो पीएएल है, इसमें जब आप एंड अरे को प्रोग्राम करते हैं तो उसके लिए हम फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जहाँ पे हमें इनपुट चाहिए फ्यूज़ लगा दिया, जहाँ पे नहीं चाहिए फ्यूज़ कट कर दिया। लेकिन दोस्तों आपको पता है फ्यूज़ एक दफ़ा अगर कट कर दिया तो दोबारा से कैसे उस फ्यूज़ को लेके आएँगे? तो फिर हम ये समझ लेते हैं कि ये जो गैल है इसके अंदर एंड अरे को दोबारा कैसे प्रोग्राम ये कहता है रीप्रोग्राम इसको कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं भाई? उसके लिए अगर हम फ्यूज़ का इस्तेमाल करेंगे तो वो तो दोबारा से कनेक्ट कर ही नहीं सकते हम। तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे? तो कहता है इसने आगे हमें खुद ही सॉल्यूशन बता दिया। कहता है हम बेसिकली गैल के अंदर फ्यूज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्योंकि अगर फ्यूज़ का इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम रीप्रोग्राम नहीं कर सकते। तो फिर हम फिर क्या करते हैं? कहता है फिर हम ये करते हैं कि हम गैल के अंदर यूज़ करते हैं ई स्क्वेयर सीमॉस। ई स्क्वेयर मीन ई टू सीमॉस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिकली अरेज़ेबल सीमॉस इंस्टेड ऑफ बाइपोलर टेक्नोलॉजी एंड फ्यूज़ लिंक्स। मतलब इसमें हम इलेक्ट्रिकली अरेज़ेबल सीमॉस का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिकली का मतलब क्या? कि मतलब आप अपने वोल्टेज के थ्रू जो है या इलेक्ट्रिकली जो है वो अपने डाटा को जो है वो अरेज़ करके दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हो। ये मतलब है यहाँ पे गैल का। यहाँ पे वो फ्यूज़ वाला कांसेप्ट नहीं है कि मतलब यहाँ पे डाटा चाहिए था फ्यूज़ लगा दिया, जहाँ पे नहीं चाहिए फ्यूज़ हटा दिया। यहाँ पे वो फ्यूज़ वाला कांसेप्ट नहीं है। यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रिकली अरेज़ेबल सीमोस टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जो कि आपके जो डाटा है उसको जो है इलेक्ट्रिकली जो है वो रिमूव करती है और फिर दोबारा उसको प्रोग्राम करती है। अब यहाँ पे सामने हमें ब्लॉक डायग्राम भी दिखाई हुई है गैल की, कि यहाँ पे देखो ये हमारे पास एंड अरे है और ये हमारे पास फिक्स्ड ऑर अरे है, जो कि प्रोग्रामेबल आउटपुट लॉजिक के साथ फिक्स हुई हुई है। अब ये जो दोस्तों आउटपुट लॉजिक का मतलब यहाँ पे ये क्या क्या है? आउटपुट लॉजिक दोस्तों प्रोग्रामेबल आउटपुट लॉजिक का बेसिकली मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपके पास आउटपुट लाइन है ना, इन आउटपुट लाइन को भी आप जो है वो एज़ ए इनपुट लाइन भी दोबारा यूज़ कर सकते हो। ये दोबारा से यूटिलाइज़ कर सकते हो। ये इसमें जो है वो एक एडवांस चीज़ है कि आप गैल के अंदर जो है वो अपनी आउटपुट लाइन को दोबारा से अगर इनपुट लाइन के तौर पर यूज़ करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है? अब वो कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ। आगे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ऑल द 4 पीएलडीज़ डिवाइसेज़ ऑल द 4 पीएलडीज़ डिवाइसेज़ आपने अभी भी 4 पढ़ी है ना, 4 टाइप्स पढ़ी है ना, कौन-कौन सी भला? पहली आपने पढ़ी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है? जिसको हमने पीरोम का नाम दिया। दूसरी आपने पढ़ी पीएलए प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे। तीसरी आपने पढ़ी पीएएल प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक और चौथी आपने पढ़ी है गैल। ठीक है? जेनेरिक लॉजिक अरे, वो आपने पढ़ी है। तो अब ये जो 4 कहता है हमारे पास टाइप्स है ना किसकी पीएलडीज़ की, कहता है यूज़ एंड अरे फॉरवर्ड बाय आर अरेज़, जिसका मतलब बेसिकली ये है, जो मैंने आपको अभी ऊपर ऊपर बताया था कि एंड अरे जो है पहले यूज़ होगी और आर गे अरे अरे जो है वो आर गेट अरे जो है वो बाद में यूज़ होगी। ठीक है? इसका मतलब ये सम ऑफ प्रोडक्ट बूलियन एक्सप्रेशन जो कि बेसिकली इंप्लीमेंट करेगी हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब एसओपी बूलियन एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करेगी। ये इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है एक, जो मैंने आपको स्टार्ट में बल्कि बता दी थी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कहता है जी पीएएल सर्किट एंड प्रोग्रामिंग। कहता है अब वो बताने जा रहा है कि पीएएल जो है मतलब प्रोग्रामेबल अरे जो लॉजिक सर्किट होता है, इसको हम किस तरह से प्रोग्राम करते हैं, वो आगे वो हम हमें बताने जा रहा है। तो ये देखें जनाब यहाँ पे लिखा हुआ है ये, कि यहाँ पे अगर आप गौर करें दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट आपके पास सर्किट है ये किसका है? एंड अरे का है और ये जो सेकंड है ये आर गेट अरे का है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली दोस्तों ये है कि यहाँ पे इसने एंड गेट का सर्किट पूरा दिखाया, लेकिन आर गेट का सर्किट पूरा क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि दोस्तों उसकी वजह ये है क्योंकि आपको पता है ये जो पीएएल होती है, डिवाइसेज़ होती हैं मतलब प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक होती हैं, इनमें एंड गेट जो है वो प्रोग्रामेबल होता है, मतलब जिसको प्रोग्राम किया जा सकता है।
इसलिए उसने उसने उसका पूरा सर्किट दिखाया, जबकि आपको पता है पीएएल के अंदर जो ऑर गेट अरे होती है उसको हम प्रोग्राम नहीं कर सकते, मतलब वो फिक्स्ड होती है। यही वजह कि उसने उसका सर्किट पूरा नहीं दिखाया, क्योंकि वो तो फिक्स्ड है, उसको तो हम प्रोग्राम कर ही नहीं सकते, तो लिहाज़ा फिर उसका सर्किट सर्किट कैसे हम आपको दिखाएँ? क्योंकि वो तो फिक्स्ड है ना, उसमें पहले से प्रोग्रामिंग हुई हुई है। यही वजह कि उसने यहाँ पे आपको ऑर गेट अरे का सर्किट नहीं दिखाया हुआ। चलें जी, अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे वर्क करेगा। ये है हमारे पास एक सर्किट किसका, पीएएल का, यानी प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक का। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको ऊपर ऊपर बताया था, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये जो एंड गेट है ये अपनी आउटपुट फाइंड करेंगे, कैसे? अपनी इनपुट के थ्रू। अब देखो सबसे पहले इस फर्स्ट जो एंड गेट है, इसकी ये जो फर्स्ट इनपुट लाइन है, मतलब ये वाली, इसके ऊपर कौन सी इनपुट मिल रही है इसको? इसको मिल रहा है ए, मतलब यहाँ पे इसको मिल रहा है एज ए इनपुट ए। उसके बाद इसकी इसकी जो सेकंड इनपुट लाइन है, इसके ऊपर इसको क्या मिल रहा है? इसको फ्यूज के थ्रू ये बी बार मिल रहा है, मतलब बी बार मिल रहा है। इसका मतलब ये है, अब ये जो एंड गेट जब इन दोनों इनपुट को आपस में मल्टीप्लाई करेगा, तो ये कैसे लिखेगा इसको? ए डॉट बी बार। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए डॉट बी बार, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी बार, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, ए बी बार। जब उसके बाद ये जो सेकंड एंड गेट है, ये कैसे वर्क करेगा? सेम वैसे ही, फर्स्ट इसकी इनपुट कौन सी मिल रही है इसको? ए बार, तो मतलब यहाँ पे इसको मिल रहा है ए बार। उसके बाद सेकंड इनपुट इसको इसको कौन सी मिल रही है? बी, तो यानी यहाँ पे मिल रहा है बी। ठीक है, तो ये जब इसको लिखेगा तो कैसे लिखेगा? ए बार आगे डॉट बी, और इसको यहाँ इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ए बार बी। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड थर्ड एंड गेट है, ये भी सेम ऐसे ही वर्क करेगा। इसकी जो फर्स्ट इनपुट इसको मिल रही है वो है जी ए, और जो इसको सेकंड इनपुट मिल रही है यहाँ से, वो फ्यूज़ के थ्रू कौन सी मिल रही है? बी, मतलब बी मिल रहा है। तो इसको आप लिख सकते हो कैसे बोला? ए डॉट बी, या फिर आप इसको इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, सॉरी, डायरेक्ट भी लिख सकते हो ए बी। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये जो आर गेट है, ये आपकी इन तीनों एंड गेट की जो आउटपुट्स हैं, इनको एज ए इनपुट कंसीडर करेगा। तो मतलब ये जो फर्स्ट एंड गेट की आउटपुट है, जो कि ए बी बार थी, ये यहाँ पे इस आर गेट के फर्स्ट इनपुट लाइन के ऊपर मिलेगी, ए बी बार, ए बी के ऊपर बार, ए बी बार। उसके बाद सेकंड इनपुट के ऊपर इसको एंड गेट, जो सेकंड एंड गेट था उसकी जो आउटपुट है वो मिलेगी, जो कि थी क्या थी? ए बार बी, तो ए बार बी मिल गई। अब ये जो आर गेट है दोस्तों, बेसिकली ये क्या करेगा? इन तीनों इनपुट्स को प्लस करेगा, यानी कुछ इस तरह से देखो, फर्स्ट इनपुट ए बी बार प्लस, क्योंकि आर गेट प्लस कर देना, प्लस लगा दिया। उसके बाद फिर सेकंड इनपुट कौन सी थी? ए बार बी, तो यहाँ देखो ए बार बी आ गया, फिर प्लस, फिर उसके बाद थर्ड इनपुट कौन सी इसको मिल रही है? ए बी, तो यहाँ पे ए बी आ गया। तो फाइनली ये तीनों को मिलाकर ये क्या बन गया? हमारे पास आउटपुट है किसकी? इस पी ए एल सर्किट की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्या है जी? ये एक सर्किट है जिसमें ये चीज़ें डिफरेंट लगी हुई हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले जी इनपुट बफर्स, ये हमारे पास क्या है जी? ये इनपुट बफर्स लगी हुई हैं, ये ए और बी क्या हैं? इनपुट बफर्स हैं। ये इनपुट बफर्स बेसिकली क्या करती हैं? ये इनपुट बफर्स बेसिकली दोस्तों सेलेक्ट करती हैं कि आपने डाटा फॉरवर्ड करना है कि आउटपुट के ऊपर के नहीं करना। ये इनपुट बफर ये सेलेक्ट करती हैं। उसके बाद ये जो क्या है, ये जो क्रॉस लगे हुए हैं, ये बेसिकली आपके फ्यूज़ को शो कर रहे हैं। मतलब अगर ये फ्यूज़ लगा हुआ है तो मतलब इनपुट आगे आउटपुट लाइन के ऊपर मिलेगी, अगर ये फ्यूज़ नहीं लगा हुआ तो आपको इनपुट जो है वो आगे आउटपुट लाइन के ऊपर नहीं मिलेगी। ये इस क्रॉस का मतलब है, ठीक है? जो कि यहाँ पे फ्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद ये जो दोस्तों लिखा हुआ, ये जो लगा हुआ है ना /2, ये बेसिकली आपकी सिंगल लाइन विद स्लैश रिप्रेजेंट मल्टीपल एंड गेट्स इनपुट्स। मतलब ये आपकी स्लैश ये रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन सिंगल लाइन आ रही है, बेसिकली ये मल्टीपल इनपुट्स हैं, मल्टीपल इनपुट्स हैं। बेसिकली आपके कॉम्प्लेक्स सर्किट को सर ने ना सिंपल सर्किट में कन्वर्ट किया है। कि मतलब एक सिंगल लाइन के थ्रू ये शो कर दिया कि ये बेसिकली सिंगल लाइन जो है वो मल्टीपल इनपुट्स इसके ऊपर आ रही हैं। ठीक है? और उसके बाद ठीक है, उसके बाद सर कह रहे हैं यहाँ पे जहाँ क्रॉस नहीं लगा हुआ, ये बेसिकली इसका मतलब है नो कनेक्शन, और जहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, ये इसका मतलब है यहाँ पे कनेक्शन मिल रहा है। ठीक है? अब अगर आप यहाँ पे गौर करो तो यहाँ पे देखो इस फर्स्ट एंड गेट के ऊपर कौन-कौन सी इनपुट मिल रही है, यहाँ पे देखो अब ये इसकी लाइन है ना, इनपुट लाइन है। इस इनपुट लाइन के ऊपर आपने देखना क्रॉस कहाँ-कहाँ लगा हुआ है। एक क्रॉस ये लगा हुआ है, जो कि किस इनपुट लाइन के साथ कनेक्ट है? ए के साथ। तो यहाँ पे में बेसिकली इसको मिलेगा एक ए मिलेगा, और दूसरा इसके ऊपर क्रॉस कहाँ लगा हुआ है? यहाँ लगा हुआ है। तो ये जो दूसरा क्रॉस है ये किसके ऊपर लगा हुआ है? बी के ऊपर, तो मतलब बी मिलेगा। तो मतलब कहने का ये है, जो एंड गेट है ये इन दोनों इनपुट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेगा, तो मतलब ए मल्टीप्लाई बी। तो ये इसकी आउटपुट आएगी इस एंड गेट की। ठीक है? और ये जो इनपुट बफर्स हैं ये मैंने आपको बता दिया था। ये आपकी जो इनपुट्स हैं वो आपकी ये हैं, ए बार, बी और बी बार। और ये जो इनपुट बफर्स हैं ये बेसिकली मैंने आपको बताया था, ये आप समझ लो सिलेक्ट लाइन्स, जैसे ऊपर हमने पढ़ी थी ना सिलेक्ट लाइन्स, जो ये सिलेक्ट करती हैं कि कौन से
जो है ना गेट का डाटा आगे फॉरवर्ड करना है, ठीक है ना? क्योंकि एक टाइम में सिर्फ किसी एक ही डाटा को आपने फॉरवर्ड करना है ना। यहाँ गेट नंबर 1 के डाटा को आगे फॉरवर्ड करेंगे, यहाँ आप गेट नंबर 2 के, यहाँ गेट नंबर 3 के, ठीक है? अच्छा जी। ए बी नहीं, बल्कि ये इनपुट लाइंस ये शो नहीं कर रही, सॉरी एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको मिस कर रही हूँ, ये सेलेक्ट लाइंस नहीं है, ये बेसिकली आपकी यहाँ पे 2 इनपुट्स को आगे फॉरवर्ड कर रही हैं 4 लाइंस के ऊपर। ये सॉरी यहाँ पे ये सिलेक्ट लाइन्स नहीं, ये इनपुट बफर्स हैं जो कि सिलेक्ट लाइन्स के तौर पर यूज़ नहीं हो रही, जो कि बेसिकली इनपुट बफर्स के तौर पर यूज़ हो रही हैं, कि मतलब यहाँ पे डाटा विदाउट नॉट गेट आगे फॉरवर्ड करना है या नॉट गेट के थ्रू फॉरवर्ड करना है, क्योंकि आपको पता है ना यहाँ पे देखो ए बार का मतलब क्या है, ये ए का मतलब ये अगर मान लो 1 है ना, तो ए बार का मतलब 0 है, और अगर ए का मतलब 0 है तो फिर ए बार का मतलब 1 है। तो बेसिकली ये जो इनपुट बफर्स है ना, ये बेसिकली आपके इस सिंगल इनपुट को आगे फर्दर 2 इनपुट लाइन के ऊपर फॉरवर्ड कर देंगे, मतलब एक दफ़ा ए के ऊपर, एक दफ़ा ए बार के ऊपर। तो अगर ये आपकी इनपुट डायरेक्ट जा रही है तो ये ए को मिलेगी, अगर ये इस बबल के थ्रू, ये जो बबल लगा ना बेसिकली नॉट गेट को शो कर रहा है, तो ये इसके थ्रू अगर जाएगी तो ये आपकी ए बार को मिलेगी। तो यहाँ पे एक छोटी सी जो चीज़ मैं आपको ऊपर अभी थोड़ी गलत बताई है, वो मैंने ठीक कर ली है, कि यहाँ पे जो इनपुट बफर्स है ये बेसिकली सिलेक्ट लाइन्स नहीं है, ये आपकी इनपुट बफर्स बेसिकली आपके सिंगल इनपुट को आगे फर्दर 2 इनपुट्स लाइन के ऊपर फॉरवर्ड कर रही हैं, एक दफ़ा विदाउट नेगेशन, एक दफ़ा नेगेशन करके, ठीक है? तो ये दोबारा कर लीजिएगा आप। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट, पीएल आउटपुट्स। पीएल आउटपुट्स के बारे में सर बता रहे हैं यहाँ पे, ये ब्लॉक डायग्राम बनी हुई है, ठीक है? और इसके अंदर फिक्स अरे गेट के बाद हमारे पास यहाँ पे आउटपुट लॉजिक्स लगी हुई हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर अभी बताया था ना, आउटपुट लॉजिक के बारे में मैंने भी आपको ऊपर बता दिया था, कि जो आउटपुट लॉजिक्स होती हैं इनका मतलब बेसिकली क्या होता है? इनका मकसद बेसिकली ये होता है कि इनका ना 2 मकसद होते हैं। पहला कि यहाँ पे आपने अपनी इस आउटपुट को आगे फॉरवर्ड करना है आउटपुट लाइन के ऊपर या नहीं, एक चीज़। दूसरा इनका मकसद ये होता है कि क्या आया आपने इस अपनी आउटपुट को क्या एज़ ए इनपुट दोबारा यूटिलाइज़ करना है कि नहीं। तो ये 2 यूज़ होते हैं इस आउटपुट लॉजिक्स के, ठीक है? चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये देखो ये एक ना छोटा-सा सर्किट सामने दिखाया हुआ है, जहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारे पास बेसिकली एक फ्रॉम एंड गेट अरे से इनपुट्स फॉरवर्ड हुई हैं किसको? इस आर गेट को, ये आर गेट लगा हुआ है, और ये जो आर गेट की इनपुट्स मिल रही हैं, ये कहाँ से आ रही हैं? ये बेसिकली इनपुट्स मिल रही हैं पीछे से एंड गेट से मिल रही हैं इसको, इस आर गेट को। आगे इस आर गेट के आगे ये क्या लगा हुआ है? ये बेसिकली ट्राई स्टेट बफर लगी हुई है, ये ट्राई स्टेट बफर लगी हुई है, जिसको आप लॉजिक आउटपुट लॉजिक भी कह सकते हो, ठीक है? अब ये ट्राई स्टेट बफर दोस्तों ये क्या करेगी? ये बेसिकली इस ट्राई स्टेट बफर की ये जो लाइन है ना, ये सिलेक्ट करेगी कि आपने इस आउटपुट को आगे इस आउटपुट लाइन के ऊपर फॉरवर्ड करना है कि नहीं करना। अब मान लो कि आपके इस ऑर गेट की आउटपुट आई 0, जब ये 0 इस ट्राई स्टेट बफर को मिलेगा ना, तो ये ट्राई ट्राई स्टेट बफर के आगे चूँकि ये देखो ये क्या लगा हुआ है, बबल लगी हुई है, मतलब जिसका मतलब है नॉट गेट। तो ये सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये 0 जो है 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मतलब आपकी जो आउटपुट आई है वो क्या आई है, 1 आई है। आपकी आउटपुट क्या आई है, 1। अब इस 1 आउटपुट को आगे फॉरवर्ड करना आउटपुट लाइन के ऊपर कि नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? ये आपकी ट्राई स्टेट बफर की ये वाली लाइन जो है वो डिसाइड करेगी। अगर मान लो आप इस ट्राई स्टेट बफर की इस लाइन के ऊपर 0 दोगे, तो इसका मतलब ये है कि आपने इस ये जो आपकी आउटपुट 1 आई है, इसको आपने आगे फॉरवर्ड नहीं करना। और अगर आप इस अपनी ट्राई स्टेट बफर की इस लाइन के ऊपर 1 वैल्यू दोगे, तो इसका मतलब ये है कि आपने आपकी ये जो आउटपुट है आई है 1, इसको आगे आपने फॉरवर्ड करना है। ठीक है? तो ये बेसिकली इसका मतलब है। ठीक हो गया? उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों जैसे मैंने आपको ऊपर 2 मकसद बताए थे ना इस ट्राई स्टेट बफर के, अब ये देखो सर ने दोनों मकसद एक ही डायग्राम में बता दिए हैं। ऊपर वाली डायग्राम में सिर्फ सर ने ये बताया कि आउटपुट आगे यूज़ करनी है कि नहीं करनी, लेकिन उसमें ये नहीं बताया कि इस आउटपुट को दोबारा हमने यूटिलाइज़ करना है कि नहीं करना। लेकिन नीचे वाली डायग्राम में सर ने दोनों चीज़ें देखो क्लियर कर दी हैं। ये देखो ज़रा यहाँ पे आप ज़रा गौर से देखिएगा। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ये लगा हुआ है आपके पास ऑर गेट, ठीक है? जिस ऑर गेट के पीछे से इनपुट जो है वो एंड गेट से आ रही हैं, ठीक है? उसके बाद ये क्या लगा हुआ है, ये हमारे पास लगा हुआ है जी क्या बोला, ट्राई स्टेट बफर लगा हुआ है, ठीक है? और उसके बाद ये आपकी इनपुट स्लैश आउटपुट लाइन है, और ये जो है ये लाइन जो है ट्राई स्टेट बफर की, ये डिसाइड करेगी कि आपकी आउटपुट आगे फॉरवर्ड करनी है कि नहीं करनी, ठीक है? और उसके बाद ये नीचे को ट्राई स्टेट बफर लगा हुआ है, इसकी ये जो इनपुट लाइन है, ये सॉरी इनपुट लाइन कह रहा हूँ, ये जो लाइन है ये एज ए इनपुट को मिल रही है, मतलब एज ए इनपुट जा वापस जा रही है,
और ये जो लाइन है ना नीचे वाली, ये बेसिकली ट्राई स्टेट बफर की ये नीचे वाली लाइन ये डिसाइड करेगी कि आपने इस ट्राई स्टेट बफर को एज ए इनपुट यूटिलाइज करना है कि नहीं करना। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे दो लाइन है, एक जो ऊपर वाली लाइन है ये डिसाइड कर रही है कि आउटपुट के तौर पर यूज करना है कि नहीं करना, और ये जो नीचे वाली लाइन है ये डिसाइड कर रही है कि आपने इसको एज ए इनपुट यूज करना है कि नहीं करना। ठीक हो गया। अब वही सेम तरीका, मान लो यहाँ पे आउटपुट आपकी आ रही है 0, ठीक है। इस 0 को ये जो ट्राई स्टेट बफर है इसका ये नॉट गेट है ये कन्वर्ट कर देगा 1 के अंदर। अब जब यहाँ पे आपके पास आउटपुट आई 1, तो यहाँ पे ऊपर वाली जो लाइन है अगर इसके ऊपर वैल्यू 0 होगी तो आप इसको आउटपुट के तौर पर यूज़ करोगे, अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो आप इसको आउटपुट के तौर पर यूज़ नहीं करोगे। लेकिन चाहे आप इस 1 को आउटपुट के तौर पर यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे, ये तो चलें इस लाइन ने डिसाइड कर दिया। लेकिन दोस्तों ये देखो ज़रा, ये जब 1 यहाँ पे आएगा तो ये 1 इस लाइन के थ्रू नीचे आ जाएगा। इस लाइन के थ्रू नीचे आएगा ही आएगा, क्योंकि ये तो आपको पता ना कि जब एक वैल्यू आगे फर्दर जहाँ-जहाँ कनेक्ट होती है वो उस लाइन के आगे फॉरवर्ड होती है। ठीक है? तो ये देखो ज़रा, इस 1 को आपने आउटपुट के तौर पर यूज़ करना है तो यहाँ पे ऊपर 1 मिल जाएगा, अगर नहीं करना तो यहाँ पे ऊपर 0 मिल जाएगा। लेकिन ये जो 1 आउटपुट यहाँ पे आई है, ये आउटपुट ऑटोमैटिकली यहाँ पे नीचे इस ट्राई स्टेट बफर को मस्ट मिलेगी ही मिलेगी। चाहे आप इस आउटपुट को ऊपर यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इस आउटपुट को इस ट्राई स्टेट बफर को ज़रूर भिजवाओगे। अब ये जो ट्राई स्टेट बफर लगा हुआ है ना, ये अब क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा कि आपने इस ऊपर से आने वाली ये जो आउटपुट है 1, इसको वापस एज ए इनपुट यूज़ करना है कि नहीं करना। तो वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए अगर मान लो यहाँ पे आप इस लाइन के ऊपर 0 दोगे तो इसका मतलब है इस आपके आउटपुट को एज ए इनपुट जो है वो यूटिलाइज करना है। लेकिन अगर आप इस लाइन के ऊपर 0 दोगे तो इसका मतलब है यूज़ नहीं करना, और अगर आप यहाँ पे वैल्यू 1 दोगे तो इसका मतलब है आपने इस आउटपुट को एज ए इनपुट यूटिलाइज नहीं करना। ठीक है? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, अगर 0 वैल्यू होगी तो नहीं करना, अगर 1 वैल्यू होगी तो मतलब इस आउटपुट को आपने एज़ ए इनपुट यूटिलाइज़ करना है। तो बस इतना याद रख लो, 0 का मतलब है नहीं, 1 का मतलब है येस। अच्छा, उसके बाद देखो ज़रा, अगर मान लो आपने यहाँ पे वैल्यू देते हो 1, जिसका मतलब है कि आपने इस आउटपुट को यूटिलाइज़ करना है। तो जब ये 1 जो है इस ट्राई स्टेट बफर के इस नॉट गेट के थ्रू वापस जाएगा, तो बेसिकली ये 1 कन्वर्ट हो जाएगा 0 के अंदर। ये 1 जो है कन्वर्ट हो जाएगा इस नॉट गेट की वजह से 0 के अंदर, और अगर यहाँ पे 0 होगा तो फिर ये नॉट गेट के थ्रू 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? तो जो भी यहाँ पे चाहे 0 आता है या चाहे 1 आता है, तो दोस्तों वो जो है एज़ ए इनपुट जो है यूटिलाइज़ किया जाएगा, मतलब वापस एज़ ए इनपुट जो है यूटिलाइज़ किया जाएगा कब? जब इस नीचे वाली लाइन के ऊपर 1 आएगा। ठीक है? जी, हो गया जी। तो ठीक है जी। यहाँ तक उम्मीद है आपको इस सर्किट की समझ आ गई है। अब इस तरह दोस्तों ये एक और सर्किट है। इस सर्किट में बेसिकली क्या हो रहा है, इस सर्किट में ना ये हमारे पास एक OR गेट है, और इस OR गेट की जो इनपुट है ये आगे कनेक्ट है इस XOR गेट के साथ, मतलब जिसको हम एक्सक्लूसिव OR गेट कहते हैं। और इस XOR गेट की 2 इनपुट्स हैं, एक इनपुट इसको इस OR गेट के थ्रू मिल रही है, और एक इनपुट इसकी ग्राउंड की हुई है। ये देखो, ये जो नीचे सिंबल बना हुआ है ना, ये बेसिकली ग्राउंड का सिंबल है। ठीक है? मतलब आपने इसकी जो सेकंड इनपुट है इसको ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर वैल्यू 0 मिल रही है। जब भी आप किसी भी गेट की इनपुट को ग्राउंड करते हो ना, तो उसका मतलब बेसिकली ये होता है कि उसके ऊपर परमानेंटली आपको 0 वैल्यू मिलेगी। और दोस्तों अगर इसी इनपुट को आपने जो है वो किसी हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दो, मतलब ग्राउंड की बजाय किसी हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दो, तो फिर आपको 0 की बजाय 1 मिलना शुरू हो जाता है। ये बात याद रखिएगा कि आप किसी भी अगर इनपुट को अगर ग्राउंड कर दोगे, तो वहाँ पे आपको परमानेंटली 0 मिलना शुरू हो जाएगा, वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगी, और अगर आप उसको हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दोगे, तो वहाँ पे आपको 1 मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है? अब ये भी देख लेते हैं कि अगर आप इसकी ये जो XOR गेट है, अगर इसकी इनपुट को कनेक्ट करते हो ग्राउंड के साथ, मतलब जहाँ पे आपको 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब है ये एज़ ए इन्वर्टर यूज़ नहीं हो रहा। लेकिन अगर दोस्तों आप इसी XOR गेट को अगर एज़ ए इन्वर्टर यूज़ करना चाहते हो, तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे, इस एक्सक्लूसिव OR गेट की इस इनपुट को कनेक्ट कर दोगे किसके साथ? अपने हाई वोल्टेज के साथ, जहाँ पे आपको 1 मिलेगा। जब वो 1 मिलेगा तो इसका मतलब है आप इस एक्सक्लूसिव आर को एज़ ए इन्वर्टर जो है वो यूज़ कर रहे हो। ठीक है? और उसके बाद आपको ये भी पता है कि जो एक्सक्लूसिव OR गेट होता है, ये एक्सक्लूसिव OR गेट जो है वो कब वर्क करता है भला? जब इसकी दोनों इनपुट सेम होती है ना, तब ये आउटपुट 0 देता है। मान लो अगर आपकी इनपुट 0 है तो ये आपकी आउटपुट 0 देगा। अगर आपकी इनपुट जो है वो 1 है, तब भी ये आपको आउटपुट 0 देगा। ठीक है? क्योंकि ये तो आपने पीछे बड़ी देर पहले पढ़ लिया था। प्रीवियस लेक्चर 3 या 4 के अंदर ही मैंने आपको यहाँ शायद 6-7 के अंदर पढ़ा दिया था कि आपको ये जो एक्सक्लूसिव OR गेट होता है,
ये आपकी आउटपुट 0 तब देता है जब आपकी दोनों इनपुट या तमाम इनपुट्स सेम हो। और अगर आपकी जो इनपुट्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो फिर आपकी आउटपुट जो है वो एक्सक्लूसिव आर के अंदर 1 आती है। जैसे फ़र्ज़ करें अगर आपकी इनपुट जो है वो 0 1 हो, तो फिर इस सूरत में आपकी आउटपुट 1 आएगी। और अगर आपकी इनपुट 1 0 हो, तो फिर भी आपकी आउटपुट 1 आएगी, क्योंकि देखो दोनों इनपुट डिफरेंट हैं। एक 0 है और एक 1 है। नीचे भी देखो दोनों इनपुट डिफरेंट है, एक 1 है और एक 0 है। ठीक है? तो अब देखो अगर ऊपर वाले ये जो आर गेट है, अगर इसकी मान लो इनपुट आती है, सॉरी इसकी आउटपुट आती है मान लो 1, और वो 1 किसको मिल रहा है एज़ ए इनपुट इस एक्सक्लूसिव आर को मिल रहा है। और नीचे एक्सक्लूसिव आर को मगर मान लो अगर आपने ग्राउंड किया हुआ है, तो इसके ऊपर क्या मिलेगा 0। तो देखो अब एक इनपुट 1 है, इस एक्सक्लूसिव आर की एक इनपुट 1 है और एक इनपुट 0 है, तो दोनों इनपुट क्या डिफरेंट है, तो यानी यहाँ पे एज़ ए आउटपुट जो है वो 1 आएगा। और आगे फिर वो 1 जो है इस ट्राई स्टेट बफर के थ्रू जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, 0 के अंदर। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे यही अगर इस तरह से हो कि ये देखो ज़रा, अब फ़र्ज़ करो अगर इस ऑर गेट की जो आपके पास आउटपुट आई है, जो कि इस एक्स ऑर गेट को मिल रही है, वो अगर मान लो 0 है, और ये नीचे वाली जो सेकंड इनपुट है इसकी एक्स ऑर गेट की, वो क्या ग्राउंड है, ग्राउंड का मतलब है 0। तो देखो दोनों इनपुट क्या सेम है, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगी एक्सक्लूसिव आर की, 0 मिलेगी, क्योंकि दोनों इनपुट अगर सेम हो तो आउटपुट 0 मिलती है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। जब ये 0 यहाँ पे आएगा, ये 0 आगे इस ट्राई स्टेट बफर के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा, इसके अंदर ट्राई स्टेट बफर के इस नॉट गेट के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा 1 के अंदर, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट 1 आ जाएगी। उसके बाद बाकी सारा सेम तरीका वही कि ऊपर वाली लाइन जो है ये डिनोट कर मतलब रिप्रेजेंट करेगी कि मतलब डिसाइड करेगी कि आपने इस आउटपुट को आगे फर्दर आउटपुट लाइन के ऊपर यूज़ करना है कि नहीं करना। और जब ये 1 नीचे इस नीचे वाले ट्राई-स्टेट बफर को मिलेगा, तो ये ट्राई-स्टेट बफर की ये जो नीचे वाली सेकंड लाइन है, ये डिसाइड करेगी कि आपने इस आने वाले 1 को एज़ ए इनपुट जो है वो यूटिलाइज़ करना है कि नहीं करना। ठीक है? तो चलें ये मैंने आपको ऊपर सारा समझा दिया था पहले ही। अच्छा, उसके बाद उसमें नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, लास्ट एक टॉपिक है जी, जिसका नाम है पीएएल आइडेंटिफिकेशन, कि मतलब आपको कैसे पता चलता है कि ये जो आपके पास डिवाइस है ये पीएएल है या नहीं है। तो दोस्तों उसके लिए ना एक स्पेसिफिक इसका तरीका होता है चेक करने का। ये देखो, आपके पास जो भी पीएएल डिवाइस होती है ना, उसके ऊपर ना एक स्पेसिफिक लेबल लगा होता है, कुछ इस तरह से, जिसमें हर चीज़ का एक स्पेसिफिक मतलब होता है। जैसे जैसे देखो जो पीएएल डिवाइसेज़ होती है ना, उनके शुरू में ना पीएएल लिखा होता है। सबसे पहले उनके ऊपर क्या लिखा होता है? पीएएल, जिसका मतलब है प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक। उसके बाद ना एक न्यूमेरिक वैल्यू लिखी होती है, जो कि जिसका मतलब ये होता है कि इसमें नंबर ऑफ इनपुट्स इतनी होंगी। और उसके बाद लिखा होता है एल या एच, एल या एच। इस एल या एच का क्या मतलब होता है? एल अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब है लो, एक्टिव लो आउटपुट। और अगर दोस्तों एच लिखा होगा ना यहाँ पे, तो इसका मतलब ये होता है एक्टिव हाई आउटपुट। ठीक है? और उसके बाद एल या एच के बाद ये जो डिजिट लिखा होता है ना, वैल्यू लिखी होती है न्यूमेरिक के अंदर, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ आउटपुट्स। अब यहाँ पे जैसे देखें, इसके अंदर क्या हो रहा है, इस सूरत में आपको सारा मैंने बता दिया ना। सबसे पहले आपकी पीएल लिखा होगा, उसके बाद नंबर ऑफ इनपुट्स लिखी होंगी, उसके बाद एक्टिव लो या एक्टिव हाई आउटपुट का बारे में बताया होता है, और उसके बाद आपके पास लास्ट लास्ट पे नंबर ऑफ आउटपुट्स के बारे में बताया होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले पीएल मतलब प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 10 10 का मतलब ये है कि इसमें जो नंबर ऑफ इनपुट्स होंगी वो 10 होंगी। उसके बाद लिखा हुआ है एल एल का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये जो पीएल है ये एक्टिव लो आउटपुट रखेगा, मतलब इसके अंदर एक्टिव लो आउटपुट होगी। और अगर यहाँ पे लिखा होता है एच, तो यहाँ पे इसका मतलब ये होना था कि ये इसके अंदर एक्टिव हाई आउटपुट है। और उसके बाद लास्ट पे क्या लिखा हुआ है 8, इस 8 का मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ आउटपुट जो है वो 8 होंगी। ठीक हो गया? चलें जी, नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास एक सर्किट बना के दिया हुआ है सर ने हमें, पीएलए का मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे का, जो कि हमारे पास सेकंड टाइप थी किसकी, पीएलडीज़ की, जिसमें हमारे पास एंड गेट भी प्रोग्रामेबल होता है और आर गेट भी प्रोग्रामेबल होता है। ठीक है? वो सर्किट हमें सर ने यहाँ पे गिवन किया हुआ है। तो उस सर्किट को लिखने का कुछ एक स्पेसिफिक तरीका होता है, जैसे यहाँ पे सर ने लिख के दिखाया हुआ है। जैसे ये देखो, ये एक सर्किट है, इस सर्किट को लिखने का एक स्पेसिफिक तरीका है। ठीक है? और ये मुझे लगता है आगे चल के दोबारा आएगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। यस, यहाँ पे आ रहा है, तो इसको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊँगा आपको कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब इसमें कैसे जज करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी। ठीक है? तो इस इंशाल्लाह इस लेक्चर को हम नेक्स्ट लेक्चर के सॉरी इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो कवर करेंगे, लेक्चर नंबर 20 के अंदर। तो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गई ये वाला हमारा, तो मैं उसके लिए सबसे पहले तो आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि मेरे लेक्चर बहुत लेंथी होते हैं, लेकिन इन लेंथी का मतलब सिर्फ़ ये होता है कि आपको अच्छे से हर चीज़ की समझ आ सके।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर नंबर 19 की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगा। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।